आवाज नहीं आ रही है। आवाज चालू भी हो गई। नहीं चालू तो बोल रहे हैं नहीं, वो सब बैठे दिख रहे। मीटिंग चल रहा है क्या? मीटिंग कॉल है नहीं, मैं कैमरा ऑफ कर दूँ। ऑफ करनी हाँ। इधर है चालू क्या आवाज? हेलो 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 है भी बराबर? हेलो ऊपर से किया नया प्रेशर आने लगता, कंटिन्यूस यूज करना चले। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थोड़ा सा नया सिस्टम्स है इसलिए शायद एक दो दिन थोड़े बहुत टीथिंग प्रॉब्लम रह सकते हैं, सो यू हैव टू बियर विथ इट, क्योंकि हम लोग फिजिकल लाइव एज वेल एज साइमल्टेनियसली ऑनलाइन लाइव भी है। कई बच्चे अपने घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, आई एम डी जी शर्मा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो पुराने हैं, वो जानते हैं, लेकिन कई नए स्टूडेंट भी हैं। उनकी जानकारी के लिए कर्टसी डिमांड करती है कि मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। छोटा सा इसलिए क्योंकि मेरे बारे में बताने जैसा बहुत कुछ है भी नहीं। आई एम डी जी शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएमए और सीएस, ये 3 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंने कंप्लीट किए। ऑब्वियसली बीकॉम तो किया ही है, और वो भी अपनी नागपुर यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है। आई हैव बीन इन टीचिंग सिंस 1988। 1988 से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं सीए बना 1986 में, सीएमए कंप्लीट हुआ 1987 में, सीएस कंप्लीट किया 1992 and I am involved in teaching since 1988। मेरे जो मेन सब्जेक्ट है टीचिंग के, जब मैंने स्टार्ट किया 1988 में, उस समय एंट्रेंस या फाउंडेशन नहीं था, उसके पहले था। हमने खुद ने एंट्रेंस पास करके ही सीए ज्वाइन किया था, लेकिन समय समय पे सिस्टम बदलता रहता। तो जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया उस समय सीए एंट्रेंस या फाउंडेशन नहीं था। तो आई स्टार्टेड टीचिंग टू सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट। इसका मतलब मैंने शुरुआत से सीए फाइनल लेवल तक पढ़ाया हुआ है। और सीए फाउंडेशन लेवल में तो ये नाम अलग अलग बदलता रहा है। कभी इसको सीए एंट्रेंस बोला गया, कभी फाउंडेशन बोला गया, कभी सीपीटी बोला गया, अगेन फिर से पुराना नाम फाउंडेशन आ गया। सीए फाउंडेशन में मैं अकाउंट्स, या जिसको आप
फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हो, वो पढ़ाता हूँ। एट इंटरमीडिएट लेवल आई टीच अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब किसी को लग सकता है कि सर कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहली बार पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। कई बार लोग भी गलत फहमी स्टूडेंट के मन में डाल देते हैं। आई वॉज टीचिंग कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू CA फाइनल लेवल सिंस 1988-89, जब से मैंने टीचिंग शुरुआत की है तब से, अभी नहीं, तब से मैं CA फाइनल लेवल में अकाउंट्स को ही फाइनल लेवल में बोलते हैं FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम से पेपर है। कॉस्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट मैं CA फाइनल लेवल में फ्रॉम द बिगिनिंग आई यूज्ड टू टीच। समय समय पे अपनी प्री ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती। एक समय था कि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे फाउंडेशन लेवल में, हमारे पास 6 बैचेस, 7 बैचेस पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि उस समय हेलो सर, प्रीमाइसेस। हेलो, एनी प्रॉब्लम? वॉल्यूम आपकी। हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो, आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम जा रहा होगा तो अभी के लिए यूट्यूब में आप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग चालू है इसका, और बाद में अपन ये प्रॉब्लम जो भी होगा धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अभी के लिए आप लाइव ज्वाइन कर लीजिए सर। यूट्यूब में। लिंक ग्रुप में भेज दी हुई है, ठीक है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें DG शर्मा नाम से चैनल है मेरा, उसमें आपको लिंक भी भेजा है ग्रुप में, उसमें देख लीजिए थोड़ा। तो टेक्निकल इश्यूज है, धीरे धीरे। एक्चुअल में CA फाउंडेशन में ऑलरेडी हम लास्ट 2 वीक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ का सेटअप फिर से न्यू अरेंज किया है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी नया डाला है इन लोगों ने, क्योंकि इनके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर और बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो मैं खुद इस सॉफ्टवेयर से फैमिलियर नहीं हूँ। पिछला वाला जो था OBS। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यूट्यूब में भी नहीं आ रही है? यूट्यूब में थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए अभी के लिए। हेलो हेलो, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यूट्यूब में ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब फ्रेंड्स, में मैं पवन बोल रहा हूँ। आपको मेरी शायद आवाज आ रही होगी। प्लीज आप लोग को मैंने एक लिंक दिया है, ज्वाइन आप लोग यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं अभी सेम क्लास। यूट्यूब। लिख ओके दिया। सर। शायद जिसको लिंक नहीं मिली आवाज मुझे नहीं आ रही पर्सनल तो मैसेज मैसेज करो, देख मैं के आपको लिंक भेजता हूँ। देखिए, कभी कभी दिमाग कैसे। हेलो सर। हाँ, बेटा यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं आप ये क्लास। यहाँ पर ऑडियो का कुछ इशू है, यूट्यूब पे लाइव आ रही है ये ओके क्लास। ओके सर। आप मुझे थैंक मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। तो नहीं दिख रही ओके चैट सर। बॉक्स। ओके चलिए, मैसेज देख के शायद उनको आइडिया आ जाएगी। उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे आवाज़ नहीं आ रही, और मैं उनको वॉइस से ही बता रहा हूँ, तो ऑब्वियस है वो उनको कहाँ सुनाई आ रहा होगा ना। तो चलिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई है चैनल नेम DG शर्मा ना? चैनल। So at that time at CA final level I was teaching these 3 subject। तो उस समय एंट्रेंस नहीं था, तो इंटरमीडिएट और फाइनल पढ़ा रहे थे। 2 साल के बाद 90 से एंट्रेंस शुरू हो गया था, और एंट्रेंस के समय नागपुर में हमारे को छोड़ के किसी को इवन एडमिशन की प्रोसेस भी मालूम नहीं थी।
रिक्वायरमेंट भी मालूम नहीं थे। मैं खुद बॉम्बे गया हुआ था तो मैंने वहाँ से इवन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भी लाए हुए थे। तो सीए इंस्टीट्यूट की ब्रांच ऑफिस को भी उस समय जानकारी नहीं थी जो हमको मालूम थी। तो बट नेचुरल है, वी वेर एबल टू गिव ऑल द सर्विसेज टू द स्टूडेंट। तो हमारे पास उस समय एंट्रेंस का बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया। तो फिर कुछ समय के लिए हमने सीए फाइनल की क्लासेस बंद कर दी। तो कुछ समय सीए फाइनल शुरू से ही पढ़ाया, फिर गैप दिया, उसके बाद में फिर से शुरू किया। तो ऐसा चलता रहता है। हमारे कलीग को इस सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैंने अपना सब्जेक्ट उनको हैंड ओवर कर दिया था मेरे मटेरियल के साथ। क्योंकि ग्रुप में जब रहते हैं तो एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है, एक दूसरे की ज़रूरतों को देखना पड़ता है। अब फिर से हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइज हुआ, तो अगेन आई एम बैक विथ माय सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, कॉस्टिंग अकाउंट से अगर हम कंपेयर करें तो अकाउंट्स में फिर भी थोड़ी रिजिडिटी होती है, क्योंकि उसमें आपको कुछ कहीं कहीं पे कंपनी लॉ को फॉलो करना है, कई जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। तो उसमें फिर भी आपके लिए रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है, आप उसको वॉयलेट नहीं कर सकते। बट कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो प्योरली डिसीजन मेकिंग के सब्जेक्ट है। ये तो मैनेजमेंट को अपने जजमेंट लगाना है। यहाँ कोई रूल नहीं है, यहाँ कोई फिक्स नॉर्म नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट में तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं याद रखना। अभी जैसे आपके लिए अकाउंट्स के नोट्स जब मैंने अपडेट किया, तो मैंने वो नोट्स के कुछ पोर्शन, हमारे जो लॉ के फैकल्टी है, शशांक सर है, हमारे और भी सीएस में भी है, जय है, राहुल है, मैंने उनको उतना पोर्शन मेल किया। क्यों मेल किया? कि भी जरा एक बार देख लो इसमें कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। इसका मतलब उसमें एटलीस्ट मुझे वो कंफर्म करना पड़ा। कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्योरली आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल समझे हुए, मैं कभी भी पढ़ा सकता हूँ। और आपके लिए तो अब आप इस टर्म में भी सेकेंड बैच, पिछली बैच में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको इनफैक्ट जो हमने ऐप प्रोवाइड किया है बैकअप के तौर पे, उस ऐप में आपको ऑलरेडी अभी जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वो पिछली वाली रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। फिर जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग हम लोग कॉम्प्रेस वगैरह करके और उसमें सब्स्टिट्यूट करें, बट तब तक आपके पास बैकअप में ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। तो सपोज़ किसी दिन कोई लेक्चर आप नहीं अटेंड कर, तो आप बैकअप में से वो पोर्शन कवर कर सकते हो। कभी कोई चीज़ आपको लगा कि डिफ़िकल्ट लग रही है, तो पहले तो स्टूडेंट के पास एक ही रास्ता रहता था कि भी घर पे जा कर के आप मटेरियल से पढ़ो। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मटेरियल से पढ़ो, नेक्स्ट पीरियड में पूछो। लेकिन अभी अभी आपके पास वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। इसका मतलब आपको लगा भी कि आज का कुछ पोर्शन अपने को थोड़ा डिफ़िकल्ट गया, तो आप घर पे जा कर के आराम से वीडियो में फिर से देख सकते हो। तो हमने कोशिश की कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम आपको जितनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर। इनफैक्ट लॉकडाउन जब लगा, आप में से कई बच्चे तो उस समय कैंप्स में स्टूडेंट रहे होंगे, आपको खुद मालूम है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा नागपुर में शायद 15 मार्च से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था। 16 मार्च से हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे हमारे स्टूडेंट्स को। उस समय इंटरमीडिएट की बैच चल रही थी, सीए फाउंडेशन की बैच चल रही थी, दोनों बैच। बाय मार्च एंड हमने ऑनलाइन लाइव पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो हमारे पास अकाउंट्स के तो वीडियो थे और कॉस्टिंग के तो वीडियो नहीं थे, क्योंकि कॉस्टिंग में उस समय पहली बार अभी पढ़ा रहा था गैप के बाद। तो मुझे घर पे रोज कॉस्टिंग की रिकॉर्डिंग करता था, उसके बाद उसको कॉम्प्रेस करता था, क्योंकि वो एचडी फॉर्म में रिकॉर्डिंग रहती है, तो उसको तो अपलोड करना ही पॉसिबल ही नहीं, इतना ज़्यादा हैवी ये रहता उसका रिक्वायरमेंट। उसको कॉम्प्रेस करता था,
2 घंटे की रिकॉर्डिंग को 2.5 घंटे लगते हैं। अगर रिकॉर्डिंग क्लासरूम में 2 घंटे का काम 2 घंटे में ही होता है, बट जब आप एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग करते हो तो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग में 2.5 घंटे लगते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्रेस करने को 2 घंटे लगते हो, उसके बाद उसको अपलोड करना। ये सब हमने किया ताकि स्टूडेंट का कोर्स समय पे हो सके उस सर्कमस्टेंसेस में भी, एंड वी वर एबल टू डू इट। हमारी सभी बैचेस बराबर टाइम पे हमने कंप्लीट की, लॉकडाउन के पीरियड में भी, इंक्लूडिंग उनको ऑनलाइन रिवीजन भी करा के दिया, पढ़ा के भी दिया, रिवीजन भी करा के दिया। नॉट ओनली दैट, बीच बीच में थोड़े बहुत कल्चरल एक्टिविटी भी की, कुछ कुछ प्रोग्राम भी ऑनलाइन कंडक्ट किए गए जिसमें बच्चों ने घर से अपने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया। मतलब वी ट्राइड, क्योंकि भी ऐसा एक माहौल बन गया था, हर कोई थोड़ा सा डरा हुआ है, घर पे ही रहना है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई तो और मुश्किल हो जाती है। तो हमने उस समय भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करके कोशिश की कि बच्चों को थोड़ा सा हम और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ला सकें। तो मैं ये सब्जेक्ट फ्रेंड्स 1988 से पढ़ा रहा हूँ, कोई पहली बार नहीं पढ़ा। अच्छा, कॉस्टिंग के बारे में किसी से भी पूछना, आपके दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, कि भाई कॉस्टिंग में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है, तो कॉमनली बोलेंगे कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। फिर पूछो आप जो सीए फाइनल हो गया होगा या इंटरमीडिएट हो गया होगा, उससे पूछो कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे आपने पढ़ा, तो मोस्टली जवाब आएगा कि भाई उसको फॉर्मूलों को याद किया। फिर कई लोग उसकी ट्रिक बता देते हैं कि इसको कैसे याद रखने का, दिस माइनस दिस इज दिस, दैट माइनस दिस इज दिस। रिमेंबर वेल, मेरी पढ़ाई के फिलॉसफी में मेमोराइजिंग इज द लास्ट थिंग विच आई रिकमेंड, बिल्कुल लास्ट थिंग। इसलिए मैं तो ऐसे पढ़ाने को ही गलत मानता हूँ। तो जिस पढ़ाने को मैं खुद गलत मानता हूँगा वो मैं कभी अडॉप्ट नहीं करता। मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी आपकी कॉस्टिंग की शुरुआत करना है तो कोई मतलब नहीं है। बट मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 घंटे में पूरा समझा सकता हूँ, जिसको आप फॉर्मूले खुद बना सकते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। कॉमर्स में एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जो नाम यूज किए जाते हैं वो जनरली मीनिंगफुल होते हैं, तो आप उसके नाम से ही फॉर्मूला बना सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं मेमोराइज करने की। फिर वो फॉर्मूले में बोलेंगे आपको, देखो फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर में होना, क्योंकि उन्होंने आपको बताया कि ये फॉर्मूले में कैलकुलेशन जब किया आप, अगर पॉजिटिव आया यानी प्लस आया तो वो फेवरेबल वेरिएंस है, और अगर माइनस आया तो वो एडवर्स वेरिएंस है। अब आप मस्त याद करके बैठे रहो। अब एग्जाम में अगर आपने अजीत, फॉर्मूला इधर का उधर कर दिया सचिन, आप लोग YouTube पे चाहिए, तो YouTube पे उसका live आपको रिजल्ट क्या दिखेगा, निकलेगा, पीसी उसका शर्मा नतीजा चैनल क्या पे। निकलेगा, फेवरेबल था पर माइनस साइन आया, आप क्या कमेंट लिख अभी के यहाँ पर आओगे, टीम साइड में आपको एडवर्स क्लास अटेंड मत वेरिएंस। कीजिए, YouTube पे चले जाइए, ये चार्टर्ड मीटिंग लीव कर अकाउंटेंट दो आप। बनने जा रहे हैं आप, प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आपको अगर वो समझता नहीं है कि ये फेवरेबल है कि एडवर्स, क्या काम के प्रोफेशनल बनोगे, जरा सोच के देखो आप। मेरे को तो आश्चर्य होता, पढ़ाने वाले भी प्रोफेशनल, पढ़ने वाले भी प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट, और अपना फ्यूचर नहीं देखते आप। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के इस फील्ड में काम करना है, चाहे नौकरी करो चाहे प्रैक्टिस करो, किसी भी फील्ड में जाओ, आपको काम करना भाई प्रोफेशनल को। और प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? प्रोफेशनल बोलते हैं जो किसी न किसी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट का मतलब होता है कि आपको उस फील्ड का, उस एरिया का थॉरो नॉलेज होना। यू शुड हैव द कमांड ऑन द एरिया इन विच यू आर गोइंग टू वर्क। अब जैसे एक आर्किटेक्ट, नेचुरल उसको उसके फील्ड का थॉरो नॉलेज होना, बराबर है। अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी फाइनेंस के फील्ड का, अकाउंट्स के फील्ड का, टैक्स के फील्ड का एक्सपर्ट कहलाता है। तो बट नेचुरली ये सभी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, कुछ इंटरमीडिएट में पढ़ोगे,
कुछ सीए फाइनल में पढ़ोगे, कुछ दोनों में पढ़ोगे। तो आपका पढ़ते समय जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो सिर्फ एग्जाम नहीं होना चाहिए। वहीं से हमारा डायरेक्शन गलत हो जाता है जब हम डे वन से सिर्फ एग्जाम की बात करते हैं। कि मैं आऊँ आपको सबसे पहले बताऊं कि भाई देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, पहले तो पेपर का पूरा नाम, मैं तो इवन नाम भी कई बार नहीं ठीक से ध्यान रहता। क्यों? क्योंकि मैं इतने साल से वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने उसके नाम बार बार बदले, तो मेरे मुंह में तो एक ही आता, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बराबर अकाउंट, यही नाम है। अब पेपर का नाम अलग होगा, तो वहाँ से शुरू हो जाओ पहले कि भाई हाँ आपका पेपर ये है, फिर 100 मार्क का पेपर रहता, फिर उसमें 6 क्वेश्चन आते, फिर चॉइस है कि नहीं है, फिर थेरी कितनी आती, फिर कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से यही सबसे गलत शुरुआत होती है पढ़ाई। पहले तो समझो कि ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आपके करिकुलम में, ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आपके एग्जाम के लिए, ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आपके करियर के लिए। तब तो आप इसको पढ़ते समय इंटरेस्ट लोगे, बराबर। तो अपनी पढ़ाई वहाँ से अपन शुरू करेंगे। अपन एग्ज़ाम बहुत टाइम है भी आपको देने के लिए, पहले सब्जेक्ट पे तो जरा आओ, सब्जेक्ट तो समझो। नया सब्जेक्ट है आप, अकाउंट्स तो आपने जो कॉमर्स वाले 11वीं से पढ़ते आए, जो साइंस वाले भी होंगे फाउंडेशन में पढ़ा है, बट कॉस्टिंग तो जनरली किसी ने पढ़ा नहीं होगा, तो नया सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट तो समझे अपन, बराबर। एग्जाम के लिए बहुत समय है, जब आपका कोर्स खत्म होते आएगा तब आपको एग्जाम की बात बता देंगे। और पढ़ाते पढ़ाते भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम बताते जाते हैं, वहाँ हम कमेंट करते जाते हैं, बराबर। तो मैंने ये सब्जेक्ट 1988 से पढ़ा है। आई हैव ऑल्सो रिटन बुक्स। मेरी बुक्स टैक्समैन न्यू दिल्ली ने पब्लिश की, मे बी अराउंड 10 बुक्स। अब मैंने उनको अपडेट करना मेरे लिए टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उनको बोला भाई अब मैं बुक्स लिखूंगा नहीं। आपको कोई को ऑथर मिले तो ये बुक को आप आगे बढ़ाओ, मेरे तरफ से आपको पूरी फ्रीडम है। बट मैं खुद अब मैं बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, क्योंकि क्लास पढ़ाने के बाद इतना टाइम ही नहीं बचता, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब मुझे सीए इंटरमीडिएट में 4 पेपर पढ़ाने, फाउंडेशन की हमारी 5 बैचेस रहेगी प्लानिंग के हिसाब से, इंटर की 2 रहती, तो इंटर की 2 बैचेस 4-4 सब्जेक्ट, और टोटल मिलाऊंगा तो करीब करीब 500 घंटे तो भी लगेंगे 4 सब्जेक्ट। तो इसका मतलब 2 बार इंटर की बैच यानी 1000 घंटे हो गए। फाउंडेशन को ऑलमोस्ट 150 आवर लगते हैं, 5 बैचेस यानी 750 आवर, 1750 घंटे पढ़ाना है। उसके साथ साथ ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेरी है। वैसे मेरे पास बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें ये लोग पूरे एंथुजियाज्म से जुड़े हुए हैं। पवन सर है, नीरज सर है, पूरा फुल फ्लेज एडमिनिस्ट्रेशन में भी ध्यान देते हैं। इसके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो उन रूटीन कामों में अब मेरे को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बट डिसीज़न के लिए हर जगह वो मेरे पास ही रेफ़र करते। फिर फाइनेंशियल चीज़ें पूरी मेरे को देखनी है, भले अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स को सुपरवाइज करने के लिए भी हमारे डायरेक्टर्स में से 2 को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। अंकुर सर है, शशांक सर है, उनको बोला हुआ है कि अकाउंटिंग उसके एस्पेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देखो। लॉ का मैटर है, टैक्स का मैटर है, उसके लिए जय है, पवन सर है, ये सब डायरेक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, यानी सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। उसके बावजूद भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा मुझे देखने का, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहना। तो इतनी टीचिंग के साथ साथ इस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को देखने के बाद बुक वगैरह लिखने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता। और बुक लिखना मतलब उसके लिए थोड़ा सा कंटिन्यूटी होना, तब होता हो काम। पहले टाइम निकाल लेते थे,
तो मैं तो शुरू शुरू में किताब लिखने के लिए पचमढ़ी चला जाता था कि भाई 10 दिन की 15 दिन की क्लासेस का शेड्यूल रहता था, ऑफ है, चले गए कि वहाँ कंटिन्यूटी में आप वो काम कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो टेक्समैन ने मेरी बुक्स पब्लिश की, इसके अलावा कुछ बुक्स सेठ पब्लिशर्स ने भी पब्लिश की। ये मुंबई के हैं सेठ पब्लिशर्स, इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारी किताब पब्लिश की। मेरे वीडियोस भी टेक्समैन ने पब्लिश किए थे ऑल इंडिया बेसिस पे, लेकिन उनको भी मैं बाद में अपडेशन दे नहीं पाया। मेरी खुद की वेबसाइट है, उसके थ्रू भी वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। और अब तो देखिए कोरोना ने बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट किए, बहुत सारी तकलीफ़ें भी लोगों को दी, पर मौका भी दिया। बोलते हैं ना, व्हेन यू आर पुट टू चैलेंजेस, व्हेन यू आर पुट टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तभी आपका रियल पोटेंशियल समझ में आता, आपकी स्ट्रेंथ तभी समझ में आती। वरना कई बार हमको मालूम ही नहीं रहता कि हमारे में ये स्ट्रेंथ है, बट वी डू नॉट रियलाइज। तो जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ना, तो वो आपको रियलाइज़ करा देती है। तब आपको भी लगता है यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो हैंडल कर सकता हूँ। आप सभी इस पिछले 10-11 महीने के इससे आए हुए हो, आप लोगों ने पढ़ाई की, आप लोगों ने इसी पीरियड में अपनी एग्ज़ाम पास की, तो दैट इज़ वेरी क्रेडिटेबल। लेकिन आप खुद सोचो कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ होगा, शुरू में चल रहा था कि क्लास नहीं होंगी, ये नहीं होंगे, तो आपको कितना डर लग रहा होगा। अरे यार क्लास नहीं होंगी तो मेरी पढ़ाई कैसे होंगी, घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं होंगी, कंप्यूटर से पढ़ाई नहीं होंगी। कई बच्चों के पास तो शायद बड़ा कंप्यूटर भी ना हो, मोबाइल से पढ़ा है कईयों ने। मैं हमेशा बोलता था भाई मेरे जो सब्जेक्ट है अकाउंट, कॉस्टिंग, इनको मोबाइल में पढ़ना बड़ा भारी काम है, क्योंकि इतना कैसे पढ़ोगे आप, क्योंकि हम तो पूरा का पूरा लिखते रहते हैं, हमारा ये बोर्ड हमेशा भरा हुआ रहता है। मैं तो हमेशा बोलता था भाई आप एक कंप्यूटर जरूर लो पढ़ने के लिए, ताकि आपको एटलीस्ट बड़ी स्क्रीन में आंखों पे स्ट्रेन नहीं आएगी। लेकिन आपने सब चैलेंजेस, जिसको जैसे सरकमस्टेंसेस थे उन्होंने उसको फेस किया और अच्छा आपने रिजल्ट लाया। कि क्या हुआ कि भाई जब चैलेंजेस आपके सामने फेस किए गए तो आपने उनको एक्सेप्ट किया। आप खुद सोचोगे कि अब मेरे में कैपेसिटी ज़्यादा है, आपको खुद लगेगा। पहले ऐसा रहता था, स्टूडेंट की क्लास मिस हुई क्योंकि कभी कभी होता है किसी कारण, कभी हेल्थ इश्यू हो सकता है, कभी कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है। तो पहले तो बच्चों का सीधा रहता था, सर वो पोर्शन मिस हो गया, अब क्या करूं। फिर उनको बोलना पड़ता था अच्छा ठीक है नेक्स्ट बैच में आ जाना। लेकिन नेक्स्ट बैच 6 महीने के बाद होगी भाई, और अभी तो आपके बाकी के चैप्टर चलने वाले हैं। अब उसको बोलो अगर कि घर में एक बार किताब से पढ़ लो और कोई डिफ़िकल्टी रही तो नेक्स्ट पीरियड में बता, तो उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। अरे यार घर पे कैसे पढ़ूंगा, कैसे होगा। अब आप देखना कि आप में खुद में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा। अब आपको खुद को लगेगा कि भाई जैसी ज़रूरत पड़ी वैसा मैं कर सकता हूँ। फिजिकल क्लास मिली तो मैं फिजिकल पढ़ सकता हूँ, घर पे बैठ के पढ़ना होगा तो मैं घर पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, बराबर। लाइव मिला तो लाइव पढ़ लूँगा, ज़रूरत पड़ी तो बैकअप से काम चला लूँगा। तो हमारी वीडियोस हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, इससे ज़्यादा और कुछ बताने जैसा तो नहीं है। अब आ जाते हैं हम आपके जनरल कुछ चीज़ों पे, 2-4 जनरल कमेंट, उसके बाद सब्जेक्ट पे आ जाए। जनरल इन द सेंस, जैसे आप सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 1, ग्रुप 2, 2 ग्रुप आपके रहेंगे, बराबर। इसमें 4-4 पेपर हैं आपके। ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, 100 मार्क्स के। अब आपको पहला जो डिसीजन मेकिंग करना रहता है, देखिए आप जो प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग के फील्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करोगे। आप मैनेजमेंट, अल्टीमेट डिसीजन विल बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट को आप मदद करोगे सही डिसीजन लेने में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए
समय समय पे डिसीजन लेते रहना पड़ता है। और उस फील्ड की टेक्निक्स को आप पढ़ने वाले हो, सीखने वाले हो। और डिसीजन मेकिंग में मेन जो रहता है वो कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट काम में आते हैं। अकाउंट्स तो बेचारा पोस्टमार्टम एक्टिविटी है। अकाउंट्स क्या कर रहा है, जो हो गया यानी पास्ट, उसको सिर्फ लिख के रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन के तौर पे मैनेजमेंट को दे रहा है। बट डिसीजन लेने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। नंबर वन, यू शुड हैव इंफॉर्मेशन, एंड नंबर टू, यू शुड हैव कॉम्पिटेंसी। आप में कॉम्पिटेंसी होना चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल कर सको। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंट्स का काम, और वो कॉम्पिटेंसी आप में क्रिएट करना, वो ये कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आप में वो कॉम्पिटेंसी लाएंगे, ताकि आप आगे जा करके इन तीनों सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छा ग्रिप बना लिया तो न सिर्फ आपको एग्जाम पास करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंट दो दो पेपर है आपके, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसलिए अगर आपको पास होने की चिंता रहती है तो आपको पास होने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि एग्रीगेट आपको इंडिविजुअली 40% मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट चाहिए 50%। तो कई बार होता है बच्चे को 170-80 मार्क्स मिल रहा है, इंडिविजुअली सब में 40-45 नंबर है, बट एग्रीगेट नहीं। 5 नंबर से 10 नंबर से एग्रीगेट चला जाता है। मेरे पास आते बच्चे, मैं बोलता भी देखो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप वीक हो, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छा अपना ग्रिप बना लो तो आपको स्कोर करने की तकलीफ ही नहीं जाएंगी। एग्रीगेट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। मैं खुद एग्जाम देता था, तो मैं एग्जाम दे के, जैसे किसी ने पूछा, खास करके हमारे फादर जो थे वो स्कूल टीचर थे, तो उनको एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती थी लाइफ। वो है जस्ट पूछेंगे, हाँ बेटा कैसे हुई एग्जाम, कर बोलने के लिए तो अपन बोल ही देते थे कि अच्छी हुई, कर ठीक हुई, अच्छी हुई। लेकिन मन में ये रहता था कि जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, अगर उनमें 40% मिल गए, यानी मिनिमम मिल गए, तो पक्का पास हो जाएंगे। एग्रीगेट की कभी चिंता नहीं रहती। क्यों? मालूम था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इतने नंबर तो मिल जाएंगे कि एग्रीगेट का कोई इशू नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो पास होने की फिक्र कर रहा उसको भी ये सब्जेक्ट सपोर्ट करेगा, और जो मेरिट में आना चाहता है, रैंक लाना चाहता है, तो भी रैंक में एक एक दो दो नंबर से रैंक चला जाता है बच्चों का, नीचे आ जाते हो आप रैंक में। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको अच्छी स्कोरिंग दे सकते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ, इफ यू आर गुड इन दिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंट, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, nobody can stop you from passing the exam। कुछ नहीं होगा। एट द मोस्ट आप अगर थोड़ा सा थेरी वेरी में वीक रहे या निग्लेक्ट किया तो हो सकता है एक आधा अटेम्प्ट लग जाए, बट पास होने से कोई रोक। जबकि आप देखोगे कि कुछ कुछ बच्चे कभी कभी 10-10 साल सीए फाइनल की एग्जाम में अटके रहते पास। देयर इज द प्रॉब्लम। अगर वो बच्चा 10 साल से एग्जाम दे रहा है, इसका मतलब उसमें इच्छा शक्ति तो बहुत है, तभी तो बेचारा लगा हुआ है। यानी जिंदगी में और कुछ करना है कि बस सिर्फ एग्जाम ही देते रहना है सीए की? कितना प्रीशियस टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, बट शायद वो अपनी वीकनेस को पकड़ नहीं पा। मेहनत कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, रिजल्ट फिर से निगेटिव आ रहा है, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। टाइम की कीमत है भाई। अगर हमने एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद भी हमको सक्सेस नहीं मिल रहा, मतलब समथिंग इज फंडामेंटली गड़बड़ है कुछ तो। और उसमें ज़्यादातर जगह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर द कल्प्रिट्स। जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते उसको पहले पता नहीं चलता इसकी तक। आप अगर अकाउंट्स में 11वीं 12वीं को देख लो, आप 12th में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अकाउंट्स में 100 में से 100 भी मिले होंगे। 100 में से 100 मिले तो कॉलर टाइट हो जाती बिल्कुल, अपनी भी और अपने पेरेंट्स की भी। पेरेंट्स भी बड़े गर्व से बोलते हैं ना, मेरे बच्चे का अकाउंट बहुत बढ़िया है, बहुत ही पक्का है बिल्कुल।
सही में क्या है वो आप जब आगे पढ़ते हो प्रोफेशनल लेवल, क्योंकि जूनियर लेवल की एग्जाम सिंपल होती है, इसलिए आप समझ के जो पढ़ रहा उसको भी उतने ही नंबर मिलते हैं, और जिसको सब्जेक्ट समझा नहीं है बट मेहनत किया वो मेहनत करके याद करके भी नंबर स्कोर कर ले रहा है। दोनों बराबर दिखते हैं, रहते नहीं है बराबर, पर दिखते हैं, क्योंकि नंबर दोनों के बराबर आ रहे हैं तो सबको लगता है दोनों बराबर है। लेकिन फाउंडेशन में आएगा थोड़ा फर्क शुरू हो जाएगा, जो समझ के पढ़ रहा होगा वो डेफिनेटली दूसरे से बेटर करेगा, बट फिर भी यहाँ भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी सीए की सबसे पहली एग्जाम है, तो नेचुरल है, थोड़ी सिंपल है, थोड़ी सी लो डिफिकल्टी लेवल वाली है। तो जो बच्चा थोड़ा समझ में नहीं है बट मेहनत कर लेता है तो वो भी स्कोर कर, बट इंटरमीडिएट में पक्का समझ, पक्का समझ। मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल कभी कभी दे भी नहीं पाता हूँ क्योंकि वो सही नहीं होता बच्चों के बारे में, लेकिन मैं अपने कलीग्स लोगों से बात करता हूँ। मैंने कभी कभी, जैसे आज भी फेलिसिटेशन फंक्शन होगा तो फेलिसिटेशन में हम बच्चों को फेलिसिटेट करते हैं, मेरिटोरियस बच्चे भी रहते हैं, दूसरे भी रहते हैं। कभी कभी मैं मेरिटोरियस बच्चों के बारे में भी बोल देता हूँ, नॉट पब्लिकली बट प्राइवेट, ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ने मेहनत करके यहाँ तो रैंक ला लिया है, इंटरमीडिएट में इसका परफॉर्मेंस वीक होगा। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है बट सब्जेक्ट की ग्रिप नहीं डेवलप कर रहा, समझ नहीं रहा, तो बहुत फर्क होता है। इंटरमीडिएट में फर्क पता चल गया। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा भी हिंट नहीं दे सकता कि आपको अंदाज लग जाए, क्योंकि अभी के आपके बैच के रहेंगे तो आप हो सकता कनेक्टेड हो, जानते हो, तो ठीक नहीं लगता। लेकिन हमने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे की एग्जाम ही नहीं दिया उन्होंने। आपके अभी वो दिसंबर में पहली एग्जाम हुई, ये हो गया, ये क्या है, आप मेरिटोरियस बच्चे हो, ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आप मेहनत करके सिर्फ काम चला रहे होंगे तो वो जूनियर लेवल में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इंटरमीडिएट में पहला तकलीफ जाएगी, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपके 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, 4 पेपर 8 में से। अब इसी में आपने अगर ग्रिप नहीं बनाई तो कैसे चलेगा? और फाइनल में तो गारंटीड फर्क पता चलता है, फाइनल में तो गारंटीड फर्क पता चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है ना, क्वेश्चन का जो लेवल, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट को ना मैं बदल सकता ना और कोई बदल सकता, भाई वो तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस है, नॉर्म्स है, वी कांट चेंज इट। तो फिर एग्जामिनेशन में वही सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में भी है, फाइनल में भी है, कॉस्टिंग इंटर में भी है, फाइनल में भी है, अकाउंट इंटर में भी है, फाइनल में भी है। तो भी क्या सबको एक ही लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे क्या? नहीं। तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, कंफ्यूजिंग किया जाता है, वहां पर फर्क पता चलता है। जिसने सब्जेक्ट समझा होगा वो आसानी से क्लियर कर, वो अच्छे से कर, जिसने सब्जेक्ट की ग्रिप नहीं बनाई होगी उसको फिर तकलीफ है। इसलिए अभी से आप इसको ध्यान दो, सीरियसली। मैं हर चीज आपको बेसिक से पढ़ाऊँ, चाहे कॉस्टिंग हो चाहे अकाउंट्स। मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि भाई अकाउंट्स तो आप पहले से पढ़ के आए, बल्कि मैं शुरुआत बेसिक से करूंगा आपकी। 2 घंटे में आपको बेसिक अकाउंट पूरा ओवरव्यू करा दूंगा, याद दिला दूंगा आपकी अपनी फाउंडेशन की पूरी पढ़ाई। बट जब मैंने आपको फाउंडेशन में पढ़ाया था, मैंने फाउंडेशन में 20 घंटे में बेसिक पढ़ाया था आपको, बराबर। कुछ कॉमर्स पढ़ के आए थे, कुछ साइंस वाले थे, पर मैंने 20 घंटे में बेसिक पढ़ा। अब क्योंकि फाउंडेशन सभी ने किया है तो इसलिए अब मैं आपको इंटरमीडिएट में बेसिक 20 घंटे पढ़ाता रहूंगा, तो आपका इंटरमीडिएट का कोर्स कब पढ़ाऊंगा ये भी प्रॉब्लम रहेगा। और ज़्यादातर ने अच्छे से समझ लिया होगा तो वो टाइम वेस्टिंग होगा। तो वो 2 घंटे में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, और उसके बाद फिर अपन आपके कोर्स के जो चैप्टर है उसको शुरुआत करें। कॉस्टिंग तो नया सब्जेक्ट, तो इसके भी तो कुछ बेसिक्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, तो पहले अपन वहीं से शुरुआत करें, फिर उसके चैप्टर्स पे अपन। मेरा कहना है कि आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 इनमें 4 सब्जेक्ट है। आपको डिसीजन जो लेना है
कि फर्स्ट ग्रुप देना, कि सेकेंड ग्रुप देना, कि दोनों देना, दैट इज योर चॉइस। एंड जहां चॉइस रहती है वहीं डिसीजन मेकिंग होती है। सोच के देखिए, इफ देर इज नो चॉइस व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड, क्या डिसाइड करोगे जब चॉइस ही नहीं है तो, है ना। तो इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ चॉइस दी। कोई फर्स्ट ग्रुप पास करके भी आर्टिकलशिप शुरू कर सकता है, सेकेंड ग्रुप पास करके भी आर्टिकलशिप शुरू कर सकता है, और दोनों पास करके भी आर्टिकलशिप। दोनों ग्रुप की पढ़ाई करना, हम तो हमेशा बोलेंगे कि यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप, बट देन यू आर द बेस्ट टू डिसाइड इट। हम सिर्फ आपको एक आइडिया देंगे क्या फ़ायदे हैं, क्या आपको स्पेशल एफर्ट्स लेना पड़ेगा, है ना। हम आपको एक आइडिया देंगे, यानी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसे ही आप भी और भी लोगों से डिस्कस कर सकते हो। कोई सीनियर हो आपके, और सीनियर मतलब सोच समझ के सिलेक्ट किया करो। एक सीनियर वो भी होता है कि जिसने फाउंडेशन में 4 बार एग्ज़ाम दिया, बराबर, इंटरमीडिएट में और 5-6 बार दिया। तो ऐसे सीनियर के चक्कर में मत पड़ना, बराबर। ऐसे सीनियर देखो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो एकेडमिकली, उनकी एडवाइस लो। तो आप उसके बाद सोच के और डिसीजन लो। बट एक बार डिसीजन लिया तो उस पर फिर काम करने का, उसका ऑनर्स, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने एक्सेप्ट करना है। भाई मैंने डिसाइड किया दोनों ग्रुप देने का, मैं अब इस पे जो जरूरत है वो मेहनत करूंगा, किसी और ने मेरे पे फोर्स नहीं किया है, तो मेरा डिसीजन है। अगर आपका डिसीजन नहीं रहेगा, बट मान लो कई के पेरेंट्स भी बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ाई में, वो लोग बराबर देखते हैं, पूछेंगे, पता करेंगे और बोलेंगे नहीं तुमको दोनों ग्रुप ही देना है। अब आप दोनों ग्रुप के मूड में नहीं हो, लेकिन मम्मी डैडी ने मान लो जबरदस्ती, नहीं नहीं हमारे फ्रेंड ने बोला या हमने आपके टीचर से बात की थी, उन्होंने भी बोला आप दोनों ग्रुप ही दो, तो ऐसे में आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाए, क्योंकि आपने वो डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, आप पे थोपा गया है। तो आपका परफॉर्मेंस कैसा, आप हर समय, अरे यार 2 ग्रुप कितना मुश्किल जाएगा, अरे मम्मी तो पीछे पड़ी है, डैडी तो पीछे पड़े है, परफॉर्मेंस नहीं आया। आप में जो दे सकते थे वो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए आप खुद समझो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें तकलीफ क्या है, मेहनत कितनी है, और आपका अपना बैकग्राउंड कितना है, आपका लेवल कितना है, आप ही उसके बेस्ट जज हो, एंड देन डिसाइडेड। और कोई बहुत जल्दी भी नहीं है, अभी के अभी डिसीजन लेना ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम है ग्रुप 1 पहले पढ़ाते हैं, ये ग्रुप 1 ऑलमोस्ट 3.5 महीने मेरे ख्याल से चल सकता है मोटा मोटा, उसके बाद ग्रुप 2 शुरू करते हैं। आपको भी अभी कोई जल्दी नहीं है कि डिसीजन आप बीच लेना है, तो आप थोड़े दिन देख सकते हो कि भी आपकी ग्रुप 1 की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कितना उसमें एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, आपको और एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा, तो आपका जजमेंट आप थोड़े दिनों में भी ले सकते हो, बट देन डिसाइड कर लो एक बार। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक ही ग्रुप देना है, तो मैं बताता हूँ कि आपका काफ़ी टाइम आप वेस्ट करोगे। क्योंकि क्या होता फिर अपना आदत ही होती है, मतलब मैं आपको दोष दे रहा ऐसा नहीं है, मैं खुद भी वही करता हूँ। अभी मेरे को 6 घंटे पढ़ाना है, अब देखना 4 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, 2 घंटे फाउंडेशन की एक बैच चल रही है, अप्रैल में एक इवनिंग भी शुरू हो जाएंगे ना, 8 घंटे रोज पढ़ाऊंगा। और पता है इस पीरियड में मेरा टाइम का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब मैं बाकी के समय में भी ज़्यादा काम करूँगा। जबकि अभी बीच में अभी कुछ दिनों से सिर्फ एक ही फाउंडेशन की बैच की क्लास थी, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो ये एक नेचुरल होता है, जब हमारे पास टाइम होता है हम सारे कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे, तो ढील डाल देते। लेकिन अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ देने की तैयारी कर ली, मन में बना लिया कि नहीं मेरे को तो भाई दोनों ग्रुप देना है, इसका मतलब भाई आप प्लान करोगे कि मेरे को इतने पीरियड में 8 पेपर की तैयारी करनी, तो बट नेचुरली आपको लगेगा कि नहीं भाई टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करना। तो एक तो पहला ये फ़र्क रहता है कि जो दोनों ग्रुप की तैयारी करता है वो पहले से टाइम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करने की कोशिश करने लगता है, बराबर। और जो एक ही ग्रुप का सोचता है तो थोड़ा ढील डालते जाता है, ये एक इशू रहता है। दूसरा रहता है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपने ग्रुप 2 के भी सब्जेक्ट पढ़ लिए, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट है, ये अकाउंट और एडवांस अकाउंट कोई फर्क थोड़ा, तो सब्जेक्ट तो एक ही है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते जितना सीखा एडवांस अकाउंट में सब काम में आएगा, और एडवांस अकाउंट में जो और नए नए चीज़ें सीखोगे वो आपके अकाउंट्स को भी और
स्ट्रांग बना देंगे। इसका मतलब ग्रुप 2 पढ़ने से ग्रुप 1 का अकाउंट और स्ट्रांग बनेगा और पक्का बनेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग का ही फील्ड है, ये कॉस्टिंग भी डिसीजन मेकिंग का ही है, कई चीज़ें इसमें सिमिलर नजर आएगी। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से कॉस्टिंग की आइडिया और अच्छी बनेगी। आप ऑडिट पढ़ोगे, ऑडिट काय का होता है, अकाउंट्स का होता है। तो जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो अकाउंट्स की क्लैरिटी और बढ़ेगी, क्योंकि अकाउंट को ऑडिट में क्या क्या एंगल से देखा जा रहा है, तो आपकी आइडिया और बनना बनेगी। आप ITSM पढ़ोगे, उसका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे, पर बाकी के 3 सब्जेक्ट का तो रहना ही है। तो इसलिए वो एक एडवांटेज होता है कि आप ग्रुप 2 करते हो साथों साथ, तो आपका ग्रुप 1 और बेटर हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई नहीं, मेरे में पोटेंशियल है, मैं 8-8 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ। एंड नाउ यू आर लकी कि इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसमें एक पेपर के बाद गैप होती है, एक दिन की। हम लोग जब एग्जाम देते थे नहीं होती थी, तो लाइन से रोज पेपर रहते थे, रोज पेपर, संडे की शायद ऑफ रहता था, बाकी रोज पेपर। इसका मतलब आज पेपर दे के आए, खाना पीना खाओ और कल की तैयारी शुरू करो, क्योंकि कल फिर से पेपर देने। आप लोगों को बाद में इंस्टीट्यूट ने उस पर रिसर्च की बोलो या लोगों के व्यू लिए कि भाई इससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो दे डोंट वांट, दे वांट कि भी हमारे बच्चे भी, जैसे इंटरनेशनल लेवल में सब चीज़ों को दैट दिया जाता है, इंस्टीट्यूट ने भी ये किया कि नहीं, अपन भी एक एक दिन का गैप दो, ताकि बच्चों पे अननेसेसरली बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको एक एक दिन का गैप भी मिल जाता है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कि भाई मैं 8 पेपर की तैयारी कर सकता हूँ, वो भी बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्रीगेट। अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए तो जो एग्रीगेट होता है वो दोनों को मिला के काउंट किया जाता है। तो सपोज आपके मान लो कि ग्रुप 1 ज़्यादा अच्छा था, तो ग्रुप 1 में आपके 225 नंबर आ गए, और ग्रुप 2 में आपके 180 आए, तो दोनों मिला के 405 हो गए, पास हो गए दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, बराबर। तो एक दूसरे ग्रुप का कंपेंसेट हो जाता है, कभी किसी स्टूडेंट का ग्रुप 1 अच्छा हो जाता है, ग्रुप 2 थोड़ा वीक रह जाता है, किसी का ग्रुप 2 में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। इवन पढ़ाई के बाद अल्टीमेट तो क्या रहने वाला, 3 घंटे जो एग्जाम हॉल में आप करके आने वाले, तो कई बार वो 3 घंटे आपकी पूरी मेहनत को पानी भी फिरा देते हैं। अगर आप वो 3 घंटे में ठीक से अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कई बार आपकी मेहनत गड़बड़ हो जाती है, बराबर है। तो आपको एग्रीगेट बनाने में ये बहुत मदद करता है अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए तो, क्योंकि दोनों मिला के एग्रीगेट बनेगा। और ये हमने देखे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंडिविजुअली उनका एक ग्रुप गड़बड़ हो गया था, लेकिन एग्रीगेट में दोनों मिला के पास हो गए। तो दीज आर द एडवांटेजेस। बट देन जैसा मैंने बोला, अल्टीमेट आपको देखना। सपोज आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे से इतने पेपर एक साथ नहीं तैयार होंगे, तो मत लो टेंशन, बिकॉज आपको बेफिजूल टेंशन लेने से फायदा नहीं होने वाला। थोड़े दिन देखो, आप शुरू में मान के चलो कि मैं दोनों ग्रुप करना है मुझे, और देखो, और आपको लगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो डिसाइड कर लेना। पर अभी से मन में ये मत रखो कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा। मैं बोलूँगा अभी से मन में रखो कि दोनों ग्रुप की करना है मुझे। करना तो कुछ नहीं है ना अभी आपको, बस बस सिर्फ यही है कि मन में रख लिया आपने कि मैं दोनों ग्रुप देने वाला हूँ, उसके हिसाब से आप अपना पढ़ाई शुरू करो। 1 महीने के बाद रिव्यू करो, आपको क्या लग रहा है, 2 महीने के बाद रिव्यू करो, देन यू कैन डिसाइड कि 2 महीने वगैरह के बाद, 2.5 महीने के बाद आपको लगता है कि भी नहीं, दोनों ग्रुप नहीं जम पाएंगे, उस समय आपने डिसीजन अपना फर्म कर लेने का, बराबर। जहाँ तक अब हमारा सब्जेक्ट जो है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप लोग भी अपने पास पानी वानी का अरेंजमेंट रखा करो, ताकि आपको
क्लास तो अपनी कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें कोई लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें कोई लॉ नहीं है, इसमें कोई ऐसा रिजिड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली बात भी नहीं है। ये प्योरली मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए। और आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बिजनेसमैन को, मैनेजमेंट को मदद करने वाले, क्योंकि यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत काम की। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अगर अकाउंटिंग ऑडिटिंग के फील्ड में काम करोगे, तो अगर आपको इतना रेम्यूनरेशन मिलने वाला होगा, फिगर बोलूं क्या, तो भी मान लो आपको ₹1,00,000 महीने की सैलरी मिलने वाली हो, लेकिन अगर आप कॉस्ट और फाइनेंस के फील्ड में एक्सपर्ट बन के काम करोगे तो आपको ₹1,50,000 का पेमेंट मिलेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि अकाउंट्स के, ऑडिट के कामों में काफ़ी रूटीन चीज़ हो जाती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हो जाती है, एक तरीके नॉर्म्स है, कर रहे वैसी। और जो चीज़ रूटीन होता है उसकी कभी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती, समझ रहे? पर कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये आपके जजमेंट रहते हैं, आपकी समझ रहती है कि आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रीट कर पा रहे, फिर उसको कैसे मैनेजमेंट को समझा पा रहे, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे उस इंफॉर्मेशन को सही पैटर्न में, सही फॉर्मेट में प्रेजेंट करके दे रहे। इसमें आपका अपना टैलेंट रहता है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट के फील्ड में जो ज़्यादा अपना प्रोफिशिएंसी डेवलप करेगा, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद नेचुरल है जो ग्रोथ रहेगा वो ज़्यादा हाई रहेगा। अकाउंट्स या ऑडिटिंग के फील्ड में ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वो रूटीन चीज़ है। अकाउंट्स के काम करने वाला, ऑडिट के काम करने वाला अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत मिलेंगे, बट फाइनेंस के फील्ड में अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्टिंग में अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कम मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में तो पढ़ते ही हो आप, डिमांड एंड सप्लाई, बराबर है? तो सप्लाई जिस चीज़ का ज़्यादा रहेगा उसकी कीमत कम रहेगी, जिस चीज़ का सप्लाई कम रहेगा, स्केर्स, तो आप स्केर्स बनो। मतलब आप में ऐसा टैलेंट होना चाहिए, आप में इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए मेरे जैसे कोई बहुत ज़्यादा मिलने वाले नहीं बोले, है ना? तो बट नेचुरल है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि आप जैसे लोग उनको मिले, तो आपकी कीमत रहेंगी, आपकी कदर रहेंगी। आपने एक जॉब ज्वाइन किया और आपके परफॉर्मेंस से मैनेजमेंट को मालूम है कि भाई ये बंदा बहुत काम का है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब किसी वजह से आपने जॉब छोड़ने की बात की कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, रेसिग्नेशन बढ़ा है आगे, आपका मैनेजमेंट चाहेगा, वो आपसे पूछेगा भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है आपको, यहाँ बताइए, हम सॉर्ट आउट करेंगे। आपका घर बहुत दूर, आने जाने का प्रॉब्लम जाता है, हम गाड़ी प्रोवाइड करेंगे ड्राइवर के साथ, समझ रहे? आपको जैसे मुंबई जैसे सिटी है, लोगों को रहने का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कोई बोलेगा भाई मेरे से मुंबई में रहने का बड़ा मुश्किल होता है, घर ढूंढो, ये करो, वो बोलेंगे हम आपको क्वार्टर प्रोवाइड कर देते, आपको प्रमोशन देंगे, आपको इंक्रीमेंट देंगे, क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत काम का, ये मुझे बहुत बेनिफिट दे रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने में, तो वो आपकी कदर होगी, कीमत होगी। और अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होंगी तो मैनेजमेंट खुद ही देखेगा कि ये कब रेसिग्नेशन दे और यहाँ से जाए।
ज़्यादा खिंच गया तो वो खुद बोल भी देगा कि भैया आपके लायक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं है, आप छोड़ दो, है ना। तो कदर काय की होने वाली, सिर्फ डिग्री की कदर नहीं होने वाली। डिग्री से आपको एंट्री मिलेगी। भैया सीए है तो मान के चलता है सामने वाला कि जब ये सीए की एग्जाम पास किया है तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो है, तो वो आपको एंट्री दे देता है, आपको अपने कंपनी में एम्प्लॉय लगा लेता है। लेकिन उसके बाद आपका परफॉर्मेंस, तो जब वो देखेगा कि नहीं इसमें तो कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, तो नेचुरल है, फिर तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर आप में वो नहीं है तो फिर तो क्या है ना। वो कब आएगा टैलेंट, तो सीए फाइनल पास किया तो उस दिन सीए इंस्टीट्यूट अपने को कोई कैप्सूल नहीं भेजता कि ये वाली कैप्सूल खाओ अकाउंट्स के एक्सपर्ट बन जाओगे, ये वाली कैप्सूल खाओ कॉस्टिंग कैप्सूल, नहीं। ये पढ़ते पढ़ते आपको एक ग्रिप बनाना पड़ता है इन सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका ऑटोमेटिकली और उसमें कमांड बढ़ते जाएगा, लेकिन उसकी बेस तो अभी बनाना पड़ेगा। अब बेस बनाते समय आप उसको समझने की बजाय याद करते बैठे हो तो फिर समझोगे कब, क्योंकि जो चीज याद हो जाती है उस पर अपन सोचना बंद कर देते हैं, और बगैर सोचे बगैर थिंकिंग के लर्निंग होती नहीं। कोई भी चीज को सीखना है तो यू शुड हैव ए क्वेश्चनिंग माइंड। हर चीज, अरे ऐसा क्यों हुआ भाई, इसके पीछे क्या वजह है, वाई, क्यों, हर चीज के पीछे आपने उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। सिंपली सर ने बोला याद कर लिया, अरे सर कौन होते भाई, कल को जॉब में जाओगे तो काम आपको करना पड़ेगा, आपके सर को थोड़ा करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। तो भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। एंड आई कैन प्रॉमिस यू ये जो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दे आर मोर इंटरेस्टिंग देन अकाउंट्स। मैं तो ये तीनों सब्जेक्ट से पढ़ाने में 32 साल से जुड़ा हूँ, उसके पहले खुद भी पढ़ा हूँ, तभी तो सी इंस्टीट्यूट ने डिग्री दी। तो इसका मतलब मोटा मोटा बोलेंगे तो कम से कम 37-38 साल से तो भी मैं ये सब्जेक्ट से जुड़े हुआ हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, दे आर मोर लाइवली सब्जेक्ट। इनमें आपको जैसे जैसे समझ बढ़ेगी ना आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट है। अकाउंट में तो फिर भी रिजिडिटी है, थोड़ी हद तक रूल है, यहाँ तो बिल्कुल ओपन है मैदान, पूरा ओपन ग्राउंड है आपके, जिधर चाहे उधर आप खेलो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप में वो सब्जेक्ट की ग्रिप आएगी तो कर पाओ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो आपका पेपर है इसमें बेसिकली आप कॉस्टिंग पढ़ोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सच अभी आपके कोर्स में कोई ज़्यादा चीज़ें ऐसी कुछ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्टिंग में जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डाटा है, इंफॉर्मेशन, उसको प्रॉपर रिपोर्ट के फॉर्म में मैनेजमेंट को देने का, ताकि मैनेजमेंट उससे प्रॉपर डिसीजन ले सके, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी अपनी आपकी कोई अलग बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, कॉस्टिंग की भी बाद में अपन पढ़ेंगे, उसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट्स अ सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग, इट्स अ सिस्टम ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। समझ रहे, बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के लिए मैंने बोला था दो चीज़ें चाहिए, इंफॉर्मेशन और कॉम्पिटेंसी, बराबर है। अब आप भी सोचिए कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो डालते हैं वो तो इंजीनियर होगा, वो तो टेक्नोक्रेट होगा, या उसने हो सकता है किसी और फील्ड में रिसर्च किया होगा, तो उसको ये फाइनेंस और ये सब चीज़ें समझेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप वहाँ पे रोल अदा करते, वो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करके रखता है, या कल को डायरेक्टर भी बना सकता है, बराबर है, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो। वो टेक्नोलॉजी के फील्ड का एक्सपर्ट है, पर आप फाइनेंस के फील्ड के एक्सपर्ट। तो आप इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से उनको प्रेजेंट करते हो, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा भी पढ़ना है। बेसिकली आप जो पढ़ोगे वो क्या है, कॉस्ट। आपको हमने 15 चैप्टर में पूरा सिलेबस
डिवाइड करके दिया। ठीक है, हमारा जो सीक्वेंस है यही अपन फॉलो करेंगे। अपन सीए इंस्टीट्यूट के मॉडल के सीक्वेंस की चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो सीक्वेंस है आपको पढ़ाएंगे वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको लगता है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो हम फॉलो करते हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का सीक्वेंसिंग उनका अपना चॉइस है, जैसा उनको लगता हो, पर हमारे लिए रहता है कि सब्जेक्ट को पढ़ने वाला किस तरीके से उसको ग्रास्प कर सके। तो वहाँ ईजीएस्ट से अपन शुरुआत करते हैं, बराबर। सबसे ईजीएस्ट और सबसे बेस जो रहेगा वहाँ से शुरुआत करके धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो पहला चैप्टर हमने दिया है उसमें बेसिक कॉस्टिंग के कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह है। उसमें से कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बाकी का फर्स्ट चैप्टर में जो बचा हुआ पार्ट है उसकी अभी आप चिंता मत करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से मैं सेकंड चैप्टर शुरू कर दूंगा। फिर आप क्या करते, पूछते भी नहीं, सुनते भी नहीं। अरे यार बोले एक चैप्टर 1 घंटे में सर ने खत्म कर दिया, बोले इसमें तो इतनी सारी चीजें थी वो तो पढ़ाया ही नहीं। रिमेंबर वेल, मुझे खुद को समझता है, मैं आपको कोई चीज ऐसे छोड़ूंगा नहीं, बट वो जो बची हुई चीजें हैं वो अपन जब कॉस्टिंग बाकी की चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद बात करें। आपको ख्याल होगा जितने मेरे पास अकाउंट्स पढ़े हैं, फाउंडेशन में मैंने अकाउंट्स की बहुत सारी चीजें जो पहले चैप्टर में दी थी वो आपको पढ़ाया नहीं था, वो आपको मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर के बाद पढ़ाया था, 10वें चैप्टर के बाद पढ़ाया था ना। तो वैसे ही यहाँ पर कि अगर अभी हम वो कॉस्टिंग की बाकी की जो चीज़ है जो प्योर थेरेटिकल नेचर की है उसको डिस्कस करने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है, बराबर। यानी वो चीज़ें पढ़ना तो है लेकिन अभी नहीं, उसको अपन बाद में पढ़ें। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉस्टिंग का एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम फिर सेकंड चैप्टर से शुरुआत करें मटेरियल्स से, और फिर एक एक चैप्टर ऐड करते जाएंगे। और जब हमारी कॉस्टिंग की पूरी पढ़ाई होंगी उसके बाद हम ये जो फर्स्ट चैप्टर में रिमेनिंग पार्ट है तो आपको खुद लगेगा कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 कवर भी हो गई हो, उस समय अपन उसकी बात। ठीक है, वर्ड कॉस्ट, वहीं से हम बात करना शुरू करते हैं कि भैया कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मतलब किसी भी चीज के लिए जो कुछ आप स्पेंड करते हो, खर्च करते हो, दैट इज द कॉस्ट। किसी गुड्स की कॉस्ट निकाल सकते हो आप, किसी सर्विसेज की कॉस्ट निकाल सकते हो आप। तो कॉस्ट का सिंपल सा मतलब किसी भी चीज के लिए जो कुछ आप खर्च करते हो, वॉट एवर यू स्पेंड फॉर समथिंग, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इट। लेकिन उसके बहुत सारे ब्रेकअप होते हैं, यानी कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट, जैसे आपने सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए क्लास ज्वाइन की तो भाई इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा। कोई आपसे पूछेगा कि भाई इंटरमीडिएट की पढ़ाई की कॉस्ट बताओ आपको कितनी हुई, तो आप हो सकता है कि फीस का जितना अमाउंट था वो बता दोगे कि भाई आपको मान लीजिए कि भाई सब सब्जेक्ट की मिला के 1 लाख रुपए फीस लगी, आप बोलोगे भाई 1 लाख रुपए कॉस्ट है मेरी ये सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, ट्यूशन। बट वहीं दूसरा स्टूडेंट बोलेगा नहीं भाई मेरे को तो 1 लाख रुपए फीस देना पड़ा, फिर उसके अलावा मेरे को क्लास की वजह से एक्स्ट्रा नोटबुक या दूसरी चीज़ें खरीदनी पड़ी, उसमें 5,000 रुपये मेरे लग गए। फिर अगर मैं ये क्लास ज्वाइन नहीं करता तो मेरे को अपने घर से यहाँ रोज आना जाना नहीं पड़ता था। इसका मतलब मैं अपने घर से यहाँ आ रहा जा रहा, उसके लिए जो पैसा लग रहा वो इस क्लास की वजह से ही तो लग रहा ना, इसी के लिए तो खर्चा किया। तो वो भाई अपना कन्वेंस का खर्चा भी मान लो उसने 15,000 जोड़ लिया कि उतने पीरियड का, तो बोलेगा भाई मेरे को तो इस ट्यूशन की कॉस्ट 1,20,000। पहले वाला भी सही है, आखिरी वाला भी सही। इसका मतलब कॉस्ट को डिस्क्राइब करना पड़ता है
कि आप कॉस्ट मतलब किस लेवल तक की कॉस्ट देखना चाहते हैं, बराबर है। तो वो अपन बाद में डिटेल पढ़ेंगे, बट जनरल जो डेफिनेशन है वो समझ लो। कॉस्ट मतलब किसी भी चीज के लिए, किसी भी सर्विस के लिए जिसकी कॉस्ट आप निकालना चाहते हैं, आप काय की कॉस्ट निकालना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड, बराबर। तो किसी भी गुड्स सर्विसेज जिस चीज की आप कॉस्ट निकालना चाहते हो उसके लिए जो कुछ खर्च किया वो उसकी कॉस्ट है। अभी अपन ने सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई की बात की, कोई बोलेगा भाई सीए की कॉस्ट बताओ, सीए बनने की, सीए की पढ़ाई की कॉस्ट बताओ, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन से शुरू करना पड़ेगा। फिर आपको सीए इंस्टीट्यूट की फीस भी उसमें काउंट करोगे कि भाई मेरे को सीए इंस्टीट्यूट की क्या फीस देना पड़ता, एग्जाम की क्या फीस देना पड़ता, बराबर। तो कॉस्ट का मतलब जिस चीज की, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो भाई काय की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो जिस चीज की, जिस सर्विस की आप कॉस्ट निकालना चाहते होंगे उसके लिए जो कुछ खर्च किया, वॉट एवर यू हैव स्पेंड दैट इज द कॉस्ट, उसको बोलेंगे उसकी कॉस्ट। अब कॉस्टिंग यानी क्या, कॉस्ट असरटेन करने की, कॉस्ट कैलकुलेट करने की, कॉस्ट पता करने की जो पूरी प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग, उसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्टिंग यानी कॉस्ट पता करने की, कॉस्ट कैलकुलेट करने की पूरी प्रोसेस। तो आप जो पढ़ते हो वो बहुत सारे चैप्टर जो पढ़ते हो वो सब कॉस्टिंग है। आप प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ोगे मतलब प्रोसेस की कॉस्ट निकाल रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ोगे मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। आप सर्विस कॉस्टिंग पढ़ोगे तो जैसे हम सर्विसेज दे रहे हैं इसकी कॉस्ट निकालना, या ट्रांसपोर्ट वाला सर्विस दे रहा उसकी कॉस्ट निकालना, या हॉस्पिटल वाला सर्विस दे रहा उसकी कॉस्ट निकालना। जिस भी टाइप की सर्विसेज है तो उसकी क्या खासियत है वो आप सर्विस कॉस्टिंग में पढ़ोगे। इसका मतलब ऐसे ये बहुत सारे जो चैप्टर है ये कॉस्टिंग क्या है, मतलब कॉस्ट असरटेन करने की, अलग अलग नेचर ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट अलग अलग तरीके से आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। बट जनरलाइज बोलेंगे तो दो चीजें, प्रोडक्ट और सर्विसेज। काय की कॉस्ट निकालना है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी तो ये जो कॉस्टिंग का डाटा रहेगा उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख के रखना, उसको बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग क्या थी, एक टेक्निक्स है, उसका ऐसा कोई सेट लिख के रखने की जरूरत नहीं है। आपने वो कॉस्टिंग की टेक्निक की मदद से इधर से इंफॉर्मेशन निकाली और कैलकुलेट करके बताया कि भाई देखिए ये कॉस्ट है आपके प्रोडक्ट की, ये कॉस्टिंग। बट इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखते जाओ, इसका रिकॉर्ड बना लो ताकि आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलती जाए और एक उसमें यूनिफॉर्मिटी भी रहे, कंसिस्टेंसी रहे। इसके लिए अपन उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ोगे, एक चैप्टर रहेगा सेपरेट, उसमें दो तरीके ब्रॉडली हम बोलते हैं, इंटीग्रल अकाउंटिंग, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंट। बाद में डिटेल पढ़ेंगे, अभी अपन उसकी चिंता नहीं करेंगे, जस्ट एक आइडिया दे। इंटीग्रल नाम का मतलब देखो, इंटीग्रेट करना है, किसी तो भी चीज के साथ आप उसको मिला रहे हो। तो इंटीग्रल सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको ऐसा करते हैं कि वही कॉस्टिंग का भी काम कर दे, यानी फाइनेंशियल अकाउंट बुक को ही कॉस्टिंग के लिए भी मॉडिफाई कर लिया, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब नॉन इंटीग्रल बताने की जरूरत है क्या, अपने आप समझ। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट बुक अलग और कॉस्ट की बुक अलग, सेपरेट कर दिया, तो उसको बोलेंगे नॉन इंटीग्रल। अपन इसकी डिटेल्ड अकाउंटिंग बाद में सेपरेट चैप्टर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब बता दें कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिस चीज की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, बराबर। अब ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कॉस्ट यूनिट, यानी कॉस्ट मतलब किस टर्म्स में निकालना चाहते हो, नंबर्स में निकालना चाहते हो कि पर नंबर कॉस्ट क्या आ रही, या आप कॉस्ट उसकी केजीज में निकालना चाहते हो,
कि किस फॉर्म में, किस टर्म्स में उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हो, उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो बड़ा सिंपल रहता है। वो आइटम जिस तरीके से कमर्शियल दुनिया में डील होता होगा वही आपको कॉस्ट यूनिट बनाना है। अब मुझे बताइए कि आपके एरिया में जो फ्रूट्स है जैसे एप्पल जैसा, ये केजीज में बिकता है कि दर्जन में बिकता है? केजीज में बिकता है, बराबर। तो अब उसकी अगर कॉस्ट निकालना है, आपने निकाले दर्जन में कि पर डजन कॉस्ट इतनी पड़ी, बताइए विल इट बी ऑफ एनी यूज? तो हम ये जो कर रहे हैं ये यूज के लिए कर रहे हैं, शोकेस में सजाने के लिए नहीं। तो भाई जब उसको आप दर्जन में डील ही नहीं करते तो फिर दर्जन में कॉस्ट काहे को बोल रहे हैं? बट बनाना देखे आप कॉमनली अपने यहाँ पे तो भी बनाना दर्जन में बिकता है, डजन। तो उसकी कॉस्ट निकालना होगा तो मैं कॉस्ट यूनिट क्या रखूंगा? डजन, नंबर्स, बराबर, पर डजन। पर वही बनाना जब वो उधर से मेन फार्म वगैरह से कट के निकलता होगा तो वो वेट से बिकता है, कच्चा रहता है वो वेट से बिकता होगा। तो ध्यान से समझ, प्रोडक्ट वही है, बट आप किस लेवल में डील कर रहे हैं, आपको किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डील करना पड़ता है, उसके बेसिस पे कॉस्ट निकालोगे ना आप। तो वो लोग जब कॉस्ट निकालेंगे तो वो क्योंकि उस लेवल में डील करते हैं तो वो उसकी कॉस्ट टन्स में देखेंगे कि पर टन क्या कॉस्ट पड़ी। इसका मतलब प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है कॉस्ट। आप जिस लेवल में डील कर रहे हैं उसमें क्या हिसाब से होता है उसको ध्यान देंगे आप। एक छोटा डीलर होगा, रिटेल में कर रहा होगा, तो वो उसी प्रोडक्ट को केजीज में हमेशा बात करेगा, और उसी का जो होलसेलर होगा वो टन्स में बात करेगा, वो केजी में कभी बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो केजी में डील ही नहीं करता, वो बड़े लेवल में डील करता है। तो जब उसकी कॉस्टिंग करेगा तो क्या में करेगा? टन्स में करेगा। है दोनों मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट के टर्म्स, लेकिन वो बड़ी यूनिट को यूज करेगा टन्स, ये छोटी यूनिट को यूज करेगा केजीज, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट यूनिट जो रहती है वो आपके लिए जो रिलेवेंट है उसको बना, वो प्रोडक्ट और आपका नेचर ऑफ बिजनेस, आपका लेवल ऑफ बिजनेस, उसको देख के डिसाइड कर, बराबर। अब जैसे सर्विसेज में थोड़ी सी नई चीजें रहती, लेकिन अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि टैक्सी जो अपने यहाँ चलती, आप अकेले बैठो तो भी वो ओला ओला थोड़ी चॉइस देते, उसको मत बीच में लाना। बट जो ट्रेडिशनली अपने यहाँ कैसा रहता है, आप टैक्सी में अकेले बैठोगे तो भी पूरा किराया लेंगे आपसे, और आप 4 लोग की कैपेसिटी है, 4 बैठोगे तो भी पूरा किराया लेंगे। तो वो जो टैक्सी वाला अपनी कॉस्ट निकालेगा, या जो ट्रेवल एजेंसी वाला होगा वो जो कॉस्ट निकालेगा कि भाई वो गाड़ियाँ किराए पे चलाता है, तो उसमें 4 बैठे या 1 बैठे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कॉस्ट यूनिट किलोमीटर्स में रखेगा। तो आपको कोट करेगा, आप पूछोगे भाई मेरे को फलाने टाइप की कार चाहिए, तो बोलेगा भाई यहाँ 12 रुपये किलोमीटर, बराबर, 10 रुपये किलोमीटर, डिपेंड अपॉन द व्हीकल, ठीक। लेकिन बस जो चलती है, प्राइवेट बसेस भी नागपुर से पूना जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, ये जो बस चलती है, आप अकेले बैठे तो ड्राइवर साहब, वो कंडक्टर बोलता क्या, भैया तुम अकेले हो, पूरी बस का किराया लगेगा, बोलता है क्या? नहीं। तो उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसको तो एक एक पैसेंजर को चार्ज करना है, बराबर है। उसकी कॉस्ट यूनिट पता है, अब उसको कितने किलोमीटर वो भी ध्यान रखना है, और कितने पैसेंजर उसकी गाड़ी में बैठ सकते हैं। उसकी बस तो 50 पैसेंजर की कैपेसिटी की है, पर क्या हमेशा 50 पैसेंजर रहते क्या? तो अब अगर आपने 50 पैसेंजर को ध्यान में रख के रेट निकाला, कॉस्ट पे से प्राइस निकालोगे, तो बट नेचुरल है, क्योंकि 50 पैसेंजर रहते ये ध्यान में रख के आपने कॉस्ट निकाला तो कम निकलेगी। अब उस पे से प्राइस निकाला ना, रेट, वो भी कम रहेगा। लेकिन एक्चुअल में पैसेंजर नॉर्मली 50 रहते नहीं, नॉर्मल कोर्स में मान लो कि 40 ही पैसेंजर रहते हैं, इसका मतलब आपका कारोबार डूबेगा। यही तो नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट था, आपको कंसाइनमेंट के चैप्टर में पढ़ाया था,
इन्वेंट्री में पढ़ाया था, बराबर। कॉस्टिंग में ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस और खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट में तो सिर्फ थोड़ा था, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉर्मली कितने पैसेंजर रहते, तो 40 पैसेंजर। वो डिस्टेंस में कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी महीने में चलने वाली है, वो किलोमीटर। पैसेंजर और किलोमीटर का मल्टीप्लिकेशन किया तो आ जाता है पैसेंजर किलोमीटर। तो वहां कॉस्ट यूनिट क्या रहेंगी, पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक मैं अगर लेके जा रहा हूं तो कितना मेरे को खर्चा पड़ रहा है। तो अगर मेरा वो जो मान लो ट्रेवल वाला डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर होगा, तो मैं उसके हिसाब से टिकट के चार्जेस डिसाइड करूंगा, बराबर। क्योंकि मैंने कॉस्ट निकाल लिया कि भाई एक पैसेंजर को 500 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। 1 किलोमीटर का निकाला था, 500 से मल्टीप्लाई किया, 500 का निकल गया। अपनी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जोड़ूंगा कि भाई इतनी टिकट रखना, बराबर। अब इसमें कभी होगा कि 35 ही पैसेंजर है तो थोड़ी रेवेन्यू कम हो जाएगी, कभी 45 है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो अपन नॉर्मल निकालते हैं। क्योंकि रोज रोज टिकट बदलोगे क्या, बस में सब पैसेंजर बैठ गए, फिर कंडक्टर साहब ने गिनती लगाई कितने हैं, हाँ तो भैया आज की टिकट जो है ना 550 रुपये। अब कोई बोलेगा सब मैं पिछले हफ्ते तो गया था तो 500 ही लिए थे, नहीं उस दिन ज़्यादा पैसेंजर थे, आज कम है। बताइए ऐसा बिजनेस चलेगा क्या। इसका मतलब ये सब चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि मार्केट में कैसे उसको यूज़ करना है, बराबर। तो चलिए एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको कि कॉस्ट यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट काय की कॉस्ट निकालना है, फिर उसको किस टर्म्स में मेज़र करना है, वो कॉस्ट यूनिट हो गई। उसके लिए आपने जो कुछ खर्च किया दैट इज द कॉस्ट, उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट। वॉट एवर यू स्पेंड, अब ये स्पेंडिंग बोलो या इवन बोल सकते हैं कि दो तरीके से होता है। डिक्रीज इन एसेट्स, आपके एसेट कम हो रहे हैं, या इंक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट का कम होना या लायबिलिटी का बढ़ना, दोनों आपके लिए एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर, उसी को अपन बोलेंगे कि हमारा कुछ गया, कुछ खर्च हुआ, बराबर है। अब ये जो स्पेंडिंग है इसको अपन दो इसमें क्लासिफाई करें, इसको दो इसमें क्लासिफाई करें। एक को बोलेंगे लॉस, एक को बोलेंगे एक्सपेंडिचर, खर्चा। लॉस का मतलब होता है जब आपका कुछ वैल्यूएबल गया या आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, दोनों में चीज रहेगी, ठीक है। कभी आपके पास से कुछ वैल्यूएबल जा रहा है, कम हो रहा है, वो वैल्यूएबल यानी कैश भी हो सकता है, वो वैल्यूएबल यानी फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी। समथिंग वैल्यूएबल आपका कम हुआ, आपके पास से गया, या आपके ऊपर कोई बर्डन क्रिएट हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बट उसके बदले में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉस। लॉस का मतलब क्या है कि आपके ऊपर या तो कोई बर्डन क्रिएट हुआ या आपके ऊपर आपका कोई वैल्यूएबल चीज कम हुई लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला, एक्सचेंज में कुछ नहीं मिला, दैट इज लॉस। और अगर बदले में कुछ मिला है तो दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है कि यहां पे भी आपका कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है पर बदले में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे कि भाई आपने डीजीएस कैप्स में पेमेंट किया तो आपके कैश कम हो गया, यानी एसेट रिड्यूस हो गया, पर आप में से किसी ने मान लो कि भाई 50% पे किया, पर 50% उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़े दिनों के बाद देंगे, इसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बराबर। उतने अमाउंट के लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट हो गई, इसका मतलब कोई एसेट कम होना या लायबिलिटी क्रिएट होना,
उसका सेकेंड इफेक्ट देखो, डबल एंट्री का सिस्टम अकाउंटिंग का, उसका सेकेंड इफेक्ट देखो। तो सेकेंड इफेक्ट आपको लगेगा हाँ मेरे को इसके बदले में कुछ तो मिल रहा है, समथिंग यू आर गेटिंग, यू आर एंजॉइंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ इट, तो दैट इज एक्सपेंडिचर। और जहां आपको लगे कि भाई मेरे को बदले में कुछ नहीं मिला, तो फॉर एग्जाम्पल कि भाई पिक पॉकेटर ने आपके पॉकेट कट कर लिया, पैसे गए, यहाँ पे भी आपका कुछ वैल्यूएबल गया, लेकिन बदले में कुछ मिला क्या आपको? नहीं मिला, तो हम बोलेंगे लॉस हो। अब ये लॉस को भी हम दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। ये डिस्टिंक्शन बहुत काम का है, इसलिए इसको ठीक से अपने आइडिया में डेवलप करने का, धीरे धीरे जब भी किसी प्रॉब्लम में आता है ध्यान देने का उसको। सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेने से काम नहीं चलने वाला। एबनॉर्मल यानी जो बाय चांस हुआ, बाय एक्सीडेंट हुआ, यानी होना नहीं चाहिए बट हो जाता है, इसीलिए उसको अवॉइडेबल भी बोलते हैं। मतलब अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लेते, केयर लेते, तो शायद आप उसको अवॉइड कर सकते थे। बट नॉर्मल लॉस बोला, नॉर्मल है मतलब उसके होने में कोई आश्चर्य नहीं होता, मतलब वो तो हो गई, वो तो हो गई। जैसे अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको कि आप ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो, आप बस नागपुर से पुणे चलाना चाहते हो, बराबर? क्या साल भर आपकी बस में 50 पैसेंजर रहने वाले हैं? क्या नहीं है, वो नेचर ऑफ बिजनेस वैसा है। बारिश में कम लोग रहेंगे, और कोई सीजन में जब ऑफ सीजन रहता है, बच्चों की एग्जाम रहती है, तो लोगों का ट्रैवल कम हो जाता है, बराबर? वहीं समर में जो होगा, छुट्टियों के दिन होंगे, कोई और अच्छा ओकेजन रहता है, उस समय आप देखोगे कि भाई फुल बस चलेंगी, है ना? तो इसका मतलब जब वो बस आपकी कम पैसेंजर को भी लेके जाना पड़ रहा है आपको, वो नॉर्मल लॉस है, क्योंकि उसके बगैर आपका ये एजेंसी का काम नहीं चल सकता। आप बोलोगे नहीं जब फुल पैसेंजर रहेंगे तो हमारी बस चलेंगी, जब पैसेंजर कम रहेंगे तो उस दिन बस पुणे नहीं जाएंगी। देख लो ट्राई करके क्या नतीजा होता है उसका, लोग आपके यहाँ आएंगे ही नहीं फिर, क्योंकि उनको रिलायबिलिटी नहीं लगेगी। ये तो यार कभी भी बस कैंसिल कर देते, कभी लेके जाते, कभी नहीं लेके जाते, है ना? इसका मतलब वो नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। यानी नॉर्मल लॉस के होने में कोई आश्चर्य नहीं होता है, इट इज इनहेरेंट इन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी। मान लो अपन वेजिटेबल का बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्म से अपन ट्रक में वेजिटेबल लाते हैं, बराबर? और फिर उसको अपन एक मार्केट में सेल करते हैं, तो नेचुरल है वो इमीडिएट तो बिकेगी नहीं, हफ्ता भर लेगा या 5 दिन लेगा, तो थोड़ी बहुत तो वेजिटेबल खराब होना ही है। दैट इज नॉर्मल लॉ, यू कांट अवॉइड इट, इट इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट। हो गई वो तो भाई पेरिशेबल नेचर का आइटम है। लेकिन बाय चांस जब मटेरियल आ रहा था, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, अब बताइए ये हमेशा होने वाली चीज है? नहीं है, पर बाय चांस हो जाती है। इसको बोलेंगे एबनॉर्मल। पेट्रोल, पेट्रोल का नेचर ऐसा है कि वो तो इवोपोरेट होता है, हवा में उड़ता है, बराबर? वो जब पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालता है तो थोड़ा बहुत पेट्रोल गिरता भी है। इसका मतलब वो जो पेट्रोल पंप वाला है, उसने अगर अपने टैंकर में 10,000 लीटर पेट्रोल टैंकर से आया, अब अपने टैंक में भर लिया उसने, अब उसको मालूम है कि 10,000 लीटर पेट्रोल मेरा 10 दिन में बिकेगा, पर 10 दिन होते होते मान लो कि उसका सेल हुआ 9,000 लीटर का, तो उसके टैंक में कितना बचना चाहिए? 1,000 लीटर बचना चाहिए। लेकिन वो चेक करेगा तो 1,000 लीटर नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, 25-50 लीटर जो भी होता होगा उसका, मुझे कोई स्टैंडर्ड मालूम नहीं है। मैं एग्जाम्पल जो दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, और उसके नंबर के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो जरा पता चला किसी का खुद का पेट्रोल पंप है, फिर वो बोल रहा है सर कुछ भी बोलते हैं, 10,000 में इतने लीटर नहीं, इतने लीटर का नुकसान हो जाता है, हमारे डैडी ने बताया। बिल्कुल सही बात है, आपके डैडी अगर वो काम कर रहे तो उनको मालूम होगा, मैं तो सिर्फ तुमको समझा रहा हूँ भैया। इतना तो समझ में आता ना कि हाँ थोड़ा बहुत पेट्रोल कम होगा। अब वो 25 लीटर है कि 40 लीटर है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक फॉर लर्निंग द सब्जेक्ट? टेल मी। समझ में आ रहा है ना? हमको यहाँ सब्जेक्ट सीखना है। जब हम रियल लाइफ में जब काम करेंगे
तब हम पता करेंगे। भाई हम ऐसे ही थोड़ा सिस्टम बना के देंगे। जब हम रियल लाइफ में काम करेंगे तो हम उनसे पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो टेक्निकल होगा उससे पूछेंगे और फिर बना के। लेकिन समझने के लिए क्या करना है, बराबर। तो वो जो है उसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। उतना तो होता ही है, वो उसका नेचर ही है वैसा। एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्टिंग में से इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं इसको? इट इज इग्नोर्ड फ्रॉम कॉस्टिंग, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस जब निकालोगे तो उसमें हम एबनॉर्मल लॉस को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या करेंगे इसको? चार्ज्ड टू, क्योंकि अपन कॉस्टिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं लिखूंगा कॉस्टिंग पी एंड एल। कॉस्टिंग की बुक्स में जो पी एंड एल बनेगा उसकी बात। चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस जो है वो कॉस्ट में इंक्लूड होता है। नॉर्मल लॉस जो रहता है वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। उसको मैं आगे बढ़ाने से पहले इधर एक्सपेंडिचर में भी आता। यहाँ पे हमको जो बेनिफिट मिल रहा है उसके ऊपर से अपन इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रीपेड बोल, एडवांस बोल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी अपने को मालूम है कि जिसका बेनिफिट आपने इस पीरियड में एंजॉय कर लिया, बराबर, यूज कर लिया, उसको आप बोलते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है जिसको आप अपनी एक्टिविटी में, अपने कारोबार में लंबे समय तक यूज कर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और प्रीपेड भी बेसिकली खर्चा ही होने वाला है, लेकिन अभी नहीं हुआ। उसके बदले में जो भी सर्विसेज है, बेनिफिट है, गुड्स है, वो कब मिलेंगे? नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी आपकी कॉस्ट में जाता है। ये नॉर्मल लॉस भी आपकी कॉस्ट में जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपके कॉस्ट में जाएगा, बराबर। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें आप हर पीरियड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, बराबर। ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी कॉस्ट है। ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी क्या है? कॉस्ट है। और जो बाकी का अमाउंट रहता है बैलेंस, सिमिलरली जो प्रीपेड रहता है इसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट पीरियड में, बराबर है। तो फिक्स एसेट में आपने डेप्रिसिएशन जितना था वो इस साल की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, और जो बचा हुआ है वो एसेट के तौर पे नेक्स्ट ईयर में जाएगा। प्रीपेड जो है वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। प्रीपेड में जो आइटम है, ये जो आइटम है प्रीपेड वाला, इसी का कुछ हिस्सा यहां भी आया होगा। जो करंट ईयर का था वो खर्चे में लिया आपने, और जो नेक्स्ट ईयर का था उसको प्रीपेड में लिया। फॉर एग्जांपल, आपने 1 जुलाई को इंश्योरेंस पॉलिसी ली आपके एसेट्स की, तो ईयरली प्रीमियम रहता है। आपने जो प्रीमियम दिया वो अगले 30 जून तक है। आपका ये वाला पीरियड मार्च में एंड होने वाला है, तो आप क्या करोगे? जो 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें से 9 महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको रेवेन्यू एक्सपेंस बोलोगे, बराबर। और जो 3 महीने का था उसको क्या बोलोगे? प्रीपेड बोलोगे। तो आइटम वही है, बट जितना इस साल का है वो रेवेन्यू एक्सपेंस में आ गया, जितना नेक्स्ट पीरियड का है उसी को आपने प्रीपेड बोल दिया। ठीक है। तो ये देख लीजिए कि जो कुछ आपके बिजनेस में या तो एसेट में रिडक्शन होता है, एसेट में रिडक्शन यानी डेप्रिसिएशन का नेचर भी है, वो भी एसेट रिड्यूस करता है। कहीं आप पे करते हो तो आपका कैश जाता है, बैंक बैलेंस जाता है, बराबर। कोई भी इमेजिन कर लो आप, आपके किसी ना किसी एसेट में रिडक्शन होगा या
आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, बराबर है। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है जिसको आप बाद में डिस्चार्ज करोगे, बराबर। उस केस में आप सबसे पहले देखो इज इट ए लॉस और इज इट ए एक्सपेंस। लॉस है तो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। नॉर्मल है तो कॉस्टिंग में आना चाहिए, एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग में नहीं आना। एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल में ले लो, यानी कॉस्ट में मत लो उसको, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज में उसको मत लो। सिंपल सी चीज है, क्योंकि वो बाय चांस होता है, बाय एक्सीडेंट होता है, वो हमेशा होता नहीं। तो हम जो कॉस्ट निकालेंगे इसके ऊपर से मान लो हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, तो अगर हम ये एबनॉर्मल लॉस को इंक्लूड करके कॉस्ट निकालेंगे और उसके ऊपर प्राइस डिसाइड करेंगे, हो गया फिर तो भैया, फिर तो चला आपका बिजनेस। सिंपल सी चीज, जैसे मैंने बोला था कि भी वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, आधी वेजिटेबल बर्बाद हो गई, तो मान लो कि वो वेजिटेबल अपन ने से 20 रुपीज़ केजी के रेट से खरीदा था, अब आधी बर्बाद हो गई तो 40 रुपीज़ में पड़ेंगी आपको वेजिटेबल। तो आप बोलोगे मेरी कॉस्ट हो गई 40, फिर मेरे को इस पर मान लो कि भी एक 25% मार्जिन, तो 10 रुपये और जोड़ा तो हो गया 50 रुपये। तो अपन ने मार्केट में अपनी वेजिटेबल लगाया कि 50 रुपये के रेट से बेचने के लिए। अब बताइए कि आपको छोड़ के दूसरे भी तो वही वेजिटेबल बेच रहे होंगे, उनके भी ट्रक सब एक्सीडेंट हुए क्या? नहीं। फिर उनकी कॉस्टिंग कैसे निकली होंगी कि भाई 20 रुपये है, इसके ऊपर उन्होंने अपना मार्जिन जोड़ा 5 रुपये, 25 रुपये में। अब बताइए कि सेम वेजिटेबल दूसरे लोग 25 में बेच रहे हैं, आप 50 में बेचोगे, खरीदेगा क्या कोई? इसका मतलब जो 5000 केजी बची थी इसमें से भी आधी खराब हो जाएंगी। और अगर गलती से किसी ने खरीद लिया, क्योंकि कोई कस्टमर आप पे बड़ा विश्वास करता था, मार्केट में आया तो पहले आप ही दिखे, आपसे खरीद लिया, मार्केट में आगे बढ़ा तो देखा कि यार वेजिटेबल तो वही 25 में बिक रही थी, इसने 50 में दिया। बताइए दोबारा कभी वो आपके पास आएगा क्या? इसको बोलते हैं आपने अपना नाम खराब कर लिया, रेपुटेशन खराब कर लिया, गुडविल आपका बर्बाद हो जाएगा। जस्ट एक आइडिया दिया मैंने आपको कि कॉस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एक गलत कॉस्ट कैलकुलेट करना यानी पूरे कारोबार को बर्बाद कर सकते हैं। एक गलत कैलकुलेशन, माल नहीं बिकेगा तो भी नुकसान होगा, और माल बिक गया तो भी आपका नाम तो खराब कर ही देगा। दोबारा सस्ते में भी बेचोगे तो भी कोई नहीं खरीदेगा आपसे। क्लियर? वैसे नॉर्मल लॉस को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो भी डूबोगे, तो भी डूबोगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमेशा होता है। तो आपको उसको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बोला कि एवरेज में आपकी गाड़ी में 40 पैसेंजर रहते हैं, तो ये तो सभी के साथ हो रहा है, तो इसलिए प्राइस डिसाइड करते समय आप 40 पैसेंजर को ही ले जाओगे, इसको ध्यान में रख के कैलकुलेट करो। वेजिटेबल का काम है आपका, आपको मालूम है कि भाई जो वेजिटेबल है वो पेरिशेबल है, उसमें थोड़ी वेजिटेबल तो खराब होती है, तो आप अंदाज लगाओ कितनी खराब होती है। अगर आपको लगता है कि भाई हफ्ते भर लगता है मेरे को बेचने में और 20% वेजिटेबल खराब हो जाती है, तो इसका मतलब जब आप 10,000 केजी वेजिटेबल खरीदोगे तो बेचने के लिए कितनी मिलेंगी? 8,000 केजी। तो आपने 10,000 के लिए खर्चा किया, लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी, कंसाइनमेंट में पढ़ाया था आपको, नॉर्मल क्वांटिटी से डिवाइड करो कॉस्ट को, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या था? नॉर्मल। बार बार पढ़ के बताया था, यानी जब मैं 10,000 खरीदूंगा मेरे को अल्टीमेटली बिजनेस के लिए कितनी मिलेंगी? 8,000। यानी ये नॉर्मल है, हमेशा होगा। तो भाई मैं बोलूँगा कि मेरे लिए कॉस्ट 20 रुपये नहीं है, क्योंकि 20 रुपये के रेट से 10,000 केजी के लिए मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन मिला कितना माल? 8,000। तो 2 लाख को मैं 8,000 से डिवाइड करूंगा तो 25 रुपये की कॉस्ट हो गई। अब 25 में कुछ तो कमाना है, तो 5 रुपये जोड़ के 30 में बेचो। लेकिन अगर आपने नॉर्मल लॉस को ध्यान नहीं दिया तो आप बोलोगे 20 रुपये की कॉस्ट है, 5 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, 25 में बेचो, बड़े खुशी से बेचो कि अब कमाऊंगा, पर कमाई होंगी क्या? क्योंकि 25 रुपये के रेट से 8,000 केजी वेजिटेबल बिकी, बाकी 2,000 तो बर्बाद हो गई। 2 लाख रुपए आए, खर्चा कितने किए थे? 2 लाख, आए कितने? 2 लाख, प्रॉफिट हो गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो कॉस्ट निकालते हैं उसमें नॉर्मल चीज़ें आना चाहिए। नॉर्मल जो होता है वो, एबनॉर्मल
अब जो एक्सपेंडिचर है उसमें देखो कि उसका बेनिफिट इसी पीरियड में मिला होगा तो रेवेन्यू खर्चा पूरा का पूरा इस पीरियड की कॉस्ट में आ जाएगा। बट अगर ऐसा लग रहा नहीं ये तो एसेट है, ये तो 5 साल तक मेरे को काम देगा, तो फिर उसको 5 साल में डेप्रिसिएशन के नाम से टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करो, वो डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट में चला जाएगा। और अगर लगा कि नहीं ये है तो रेवेन्यू नेचर का लेकिन इसका बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है, इसका मतलब इस साल इसका बेनिफिट नहीं मिला, तो इसको आप प्रीपेड के नाम से आगे लेके जाओ, ये बन गया। अब आ जाते हैं कॉस्ट पे। ये जो कॉस्ट है इसको हम एलिमेंट वाइज, ये जो कॉस्ट है, अरे यार ये कॉस्ट को हम, चलो यहां से इंक बदल देते हैं, ये कॉस्ट को हम एलिमेंट वाइज 3 इसमें डिवाइड करते हैं, उसको बोलेंगे कॉस्ट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? कॉस्ट एलिमेंट। इसको 3 इसमें अपन डिवाइड करते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, जो कुछ फिजिकल फॉर्म में रहता है उसको मटेरियल बोलेंगे, जहाँ पे वर्कर वगैरह रहते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री को चलाने में मदद करते हैं, काम करते हैं, उसको आप लेबर बोलोगे, वेजेस बोलोगे, बराबर। और जो बाकी की चीज़ें रहती है, अलग अलग नेचर की सर्विसेज की आपको ज़रूरत पड़ती है, बराबर, उन्हीं को आप एक्सपेंस बोलोगे। अब इनको फिर से 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, सबको, इनको सबको फिर से 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब मतलब क्या है इसका? वापस अपना जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको ध्यान लाना है, क्योंकि आप कॉस्ट काय की निकाल रहे हैं, किसी ना किसी चीज की। तो डायरेक्ट का मतलब होता है जो आप उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, यानी जिस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हैं, आप जिसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, मैं बोलूंगा इस लेमैन्स लैंग्वेज में, जो आपको उसमें दिखता है, विच यू कैन एट्रीब्यूट टू इट। फॉर एग्जाम्पल ये डेस्क, चाहे मेरा वाला डेस्क देख लो या जिसमें आप बैठे हो वो डेस्क देख लो, बराबर। ये डेस्क एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मेरे को डेस्क की कॉस्ट निकालना है क्योंकि मैं यही बना के बेचता हूं, बराबर। तो आपको दिख रहा है कि इसमें मटेरियल क्या लगा है, तो ये माइका लैमिनेट, इसमें प्लाईवुड लगा हुआ, ये दिख रहा है आपको, लैमिनेट प्लाईवुड ये दिख रहा है। अब मुझे बताइए ये लैमिनेट प्लाईवुड में अपने आप चिपक गया क्या? दैट मीन्स आपको इसमें फेविकॉल दिख नहीं रहा है, बट यू कैन लिंक टू इट, यू कैन एट्रीब्यूट टू इट, कि नहीं इसमें फेविकॉल लगा हुआ है, बराबर। तो इसका मतलब डायरेक्ट चीजें कुछ फिजिकली दिखेगी आपको और कुछ दिखेगी नहीं, बट यू कैन वेरी वेल एट्रीब्यूट टू इट, कि भाई इसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता है, बराबर। अब बताइए कि ये जो प्लाईवुड था, ये जो माइका इसमें लगाया गया, ये सब काम करने में कारपेंटर के नॉलेज की, मेहनत की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा क्या कि कारपेंटर कौन से कोने में? पर आपको इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इसको महसूस कर सकते हैं कि यस कारपेंटर के एफर्ट्स इसमें लगे हैं, बगैर कारपेंटर के एफर्ट्स के टेबल तैयार नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए कि जिस फैक्ट्री में बनता होगा वहां फैक्ट्री मैनेजर नाम का कोई एम्प्लॉय होगा कि नहीं होगा? इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाना तो एक सीनियर पर्सन चाहिए जिसको अपन बोलेंगे फैक्ट्री मैनेजर। क्या वो कोई इंपॉर्टेंट काम करता कि नहीं करता? वो पूरी प्लानिंग करता होगा, पूरा सुपरविजन करता है, कंट्रोल करता है। अब बताइए कि क्या आप बोल सकते हो कि फैक्ट्री मैनेजर का कितना समय या एफर्ट्स इस टेबल में लगे हैं, ये बोल सकते क्या आप? नहीं।
बोल सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि भाई अगर आज फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री में नहीं आए, किसी भी वजह से दो बाहर काम से गए, छुट्टी पे रहे, तो क्या मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी? क्या टेबल बनाना बंद हो जाएगा? नहीं, काम प्लानिंग की गई है, डायरेक्शन दिया गया, लोगों को मालूम है अपना काम, वर्कर आएंगे आएंगे, फैक्ट्री चलेगी, बराबर। मैनेजर के अंडर में कोई सुपरवाइजर होगा, वो ध्यान दे देगा। इसका मतलब जो फैक्ट्री मैनेजर के एफर्ट्स है वो भी तो लगते हैं, इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री को अच्छे से चलाने में। अगर हम ऐसा कोई सीनियर पर्सन नहीं रखेंगे, कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं रखेंगे, तो शायद हमारे फैक्ट्री में आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा, क्वालिटी बराबर नहीं होंगी और प्रॉब्लम्स हो सकते। इसका मतलब उसकी जरूरत तो है, बट उस प्रोडक्ट में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? इसका मतलब डायरेक्ट यानी जो प्रोडक्ट के साथ स्पेसिफिकली लिंक हो सकता है, जिसको आप या तो देख सकते हो या एट्रीब्यूट कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट के लिए ये चीज तो जरूरी है, तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, बराबर। और जो चीज ओवरऑल बेसिस पे लगती है, बट एक एक आइटम के साथ वो नेसेसरी नहीं, एक एक आइटम के साथ आप उसको लिंक नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको आप बोलोगे इनडायरेक्ट नेचर की। अभी जितनी डायरेक्ट है इनको हम जोड़ लें, ये डायरेक्ट डायरेक्ट हमने जोड़ लिया, उधर भी इधर भी दोनों साइड लिखा रहा हूं, तो इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट यानी जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नेचर का मटेरियल का खर्चा है, वर्कर का खर्चा है, या बाकी के जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे उनको मिला लिया, तो हम बोलेंगे वो हमारी प्राइम कॉस्ट है। और ये जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ये जो टेबल बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, इसके लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? कटिंग की और दूसरे काम के लिए, तो वो जो मशीनरीज है उनमें ऑयल डालना पड़ता होगा ताकि अच्छे से काम करे। उसमें छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह भी रहते हैं, जैसे कटर है तो उसका वो जो ब्लेड रहता है वो भी खराब हो जाता है, तो आपको उसको बदलना भी पड़ेगा। यानी जो छोटे छोटे कंज्यूमेबल अपन बोलते हैं, स्पेयर पार्ट्स अपन बोलेंगे। अब बताइए, वो आप इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या कि वो मशीनरी का स्पेयर पार्ट इसमें कहाँ लगा करके? बोल सकते हैं नहीं। बट बगैर उनके वो मशीन नहीं चल सकती है, और बगैर मशीन के ये नहीं बन सकता है। बगैर उन चीजों के मशीन नहीं चलेगी, और बगैर मशीन के ये नहीं। इसका मतलब वो इस पे लगा है बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लगा। कैसे लगा है वो इस पे? इनडायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नेचर। आप जब पढ़ोगे तब देखते जाने का कि किसको अपन ने डायरेक्ट बोला, किसको इनडायरेक्ट बोला, फिर महसूस करने का कि हाँ ये डायरेक्टली क्यों लग रहा है, ये इनडायरेक्ट क्यों लग रहा है, बराबर। अभी तो जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट यानी क्या है, ठीक। तो ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर लिया, तो इसको बोलते हैं ओवरहेड। इसका स्टैंडर्ड नाम क्या है कॉस्टिंग में? ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड, ऊपर से, सर के ऊपर से और जो खर्चा किया वो है ओवरहेड। अभी जो ओवरहेड है इसको दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इसको दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, और उसमें से हमारे दो अलग अलग सिस्टम है कॉस्टिंग के। हमारे दो अलग अलग इंपॉर्टेंट सिस्टम है कॉस्टिंग के। एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और एक को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नॉर्मल पर्पस के लिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग काम में आती है, नॉर्मल रूटीन रेगुलर इसके। इसलिए बहुत सारे चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले रहने। मार्जिनल कॉस्टिंग स्पेसिफिकली डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत काम का होता है। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो पढ़ोगे आप एक सेपरेट चैप्टर आखिरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला अल्टीमेट तो डिसीजन मेकिंग ही है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग काम की नहीं रहती उतनी हर जगह, वहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे काम में आती है। रूटीन काम के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नॉर्मल के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बट और जो स्पेसिफिक डिसीजंस रहते हैं उनके लिए हमारे लिए मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका पूरा चैप्टर है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये जो ओवरहेड है ये दो पर्पस के लिए अलग अलग क्लासीफाई किए जाते हैं, ठीक है। ये ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए हम क्लासीफाई करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इधर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं यही ओवरहेड का इधर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड चीज वही है, उसी को दो अलग अलग एंगल से क्लासिफाई किया। ये उनका फंक्शन क्या है, क्या काम वो कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अगर वो फैक्ट्री में गुड्स को बनाने में मदद करने वाले आइटम है तो उसको फैक्ट्री का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, इस टाइप के प्रोडक्शन का खर्चा, इस टाइप के नाम से अपन कॉल। तो प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लिया तो जो आता है उसको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट इस टाइप के नाम से कॉल करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, ऐसे नाम देते हैं। इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड भी ऐड कर लिया तो जो आएगा उसको अपन बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इस टाइप का वर्ड भी यूज करते हैं कि ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसलिए मैंने बोला था कॉस्ट का मतलब बहुत सारे होते हैं। सिंपल मतलब है कॉस्ट मतलब किसी भी चीज के लिए आपने जो कुछ खर्च किया उसकी कॉस्ट है। अब किस स्टेज तक की कॉस्ट देखना चाहते हैं आप, सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट देखना चाहते हैं, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट देखना चाहते हैं आप, कि प्राइम कॉस्ट देखना चाहते हैं आप, कि फैक्ट्री कॉस्ट देखना चाहते हैं आप, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रहता है। इसीलिए हम उसकी पूरी ब्रेकअप रखते हैं। हम एक फिगर नहीं बोलेंगे बल्कि पूरा ब्रेकअप, वो पूरा ब्रेकअप एक स्टेटमेंट में लिखा तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट, उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट, पूरा स्टेटमेंट, पूरी ये वर्किंग का। अब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐड कर लिया तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल को जब आप सेल से कंपेयर करोगे तो मिलेगा प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल से कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, बराबर। ये है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फंडा। वेरिएबल नेचर के खर्चे का मतलब होता है जो आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, आपके प्रोडक्शन के हिसाब से घटता बढ़ता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जो खर्चा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन कम हुआ ज्यादा हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस चेंज, जो खर्चा कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं फिक्स नेचर का खर्चा। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अभी मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, टाइम भी नहीं है, बट ये जो क्लासिफिकेशन है वेरिएबल फिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आगे मौका आएगा जब अपन इसको और डिटेल में बात करेंगे
तो आप अपने दिमाग में उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी आइडिया बनाने का, फॉर्मूले की तरह डेफिनेशन याद रखने से कोई मतलब नहीं है। तो वेरिएबल अभी के लिए समझ लो कि जो प्रोडक्शन के हिसाब से घटता बढ़ता वो वेरिएबल, जो प्रोडक्शन घटाने बढ़ाने के बावजूद भी बदलता नहीं, कांस्टेंट रहता, वो फिक्स। तो हम हमारे प्राइम कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट बाय नेचर वेरिएबल ही रहती है। अब कहीं किसी केस में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई फिक्स आ जाए, अदरवाइज प्राइम कॉस्ट बाय नेचर वेरिएबल रहने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये प्राइम कॉस्ट प्लस उसमें ये वेरिएबल ओवरहेड भी ऐड कर लिए, प्लस उसमें ये वेरिएबल ओवरहेड भी ऐड कर लिए, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, ये वेरिएबल कॉस्ट। इसमें फिक्स ओवरहेड ऐड कर लिए, इसमें आपने फिक्स ओवरहेड ऐड कर लिए, ये आपकी हो गई टोटल कॉस्ट। और इसको सेल से कंपेयर करोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट ये। या फिर इसमें दूसरा भी तरीका होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट यहां पे सेल लिखते हैं, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो जो आता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये अपन पढ़ेंगे बाद में, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। सेल माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन। और इसमें से जब अपन फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, ये फिक्स खर्चे इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जनरली ये वाला प्रेजेंटेशन फिर फॉलो करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट तक आते हैं, सेल से कंपेयर करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट बोलते हैं, बराबर। पर कोई चाहेगा तो वेरिएबल में फिक्स जोड़ेगा तो टोटल कॉस्ट हो गई, और फिर सेल से कंपेयर करेगा तो भी प्रॉफिट आएगा। मैंने आपको एक जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया, लगेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले इस पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट पहले इस पे बात करेंगे। आपको कुछ पूछना रहा आप बताना, जो भी आपके मन में सवाल रहेगा उस समय अपन बात करेंगे। आज आपका लेक्चर भी ख़त्म हो गया है, और अभी ब्रेक, आप भी पहले दिन 2 घंटे का ओवरडोज हो गया होगा, बट आपने ये साइकोलॉजी रहती है, आपने मन में लाया अरे यार 2 घंटे, अरे ये सोचा करो कि आपके सामने ये जो बंदा बैठा है आपसे उम्र में 3 गुना नहीं तो डबल तो हुई है, ज़्यादा ही हूँ, 3 गुना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे कंटिन्यूस बोल सकता हूँ, और अभी मुझे भी इसके बाद और 4 घंटे पढ़ाना है, तो आपने बिल्कुल अपने मन में लाना ही नहीं, अपने मन में वो ड्रीम लाओ, वो सपना लाओ कि भाई आप जब ये क्वालिफिकेशन अच्छे से अचीव कर लोगे तो व्हाट विल बी योर लाइफ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको जो इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, उसको ध्यान में लाओ, ये सब मेहनत चिल्लर लगेगी उसके सामने, बराबर है। इससे भी ज़्यादा मेहनत करते लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए, है ना। तो इसलिए ये तो मन में लाने का ही नहीं, थक गए और ये हाँ चलो ठीक है, अब ब्रेक मिला, थोड़ा सा खाना पानी जो भी करना है वो करो, थोड़ा सा आपस में बातें करना है, रिलैक्स होना है करो, क्योंकि उसके बाद आज तो खैर इनॉग्रल फंक्शन रहेगा जिसमें आपके जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट है उनका फेलिसिटेशन रहेगा इसी को इसमें, इसलिए आज अपना अकाउंट्स का लेक्चर नहीं हो पाएगा, उसमें वो फंक्शन हो जाएगा। अकाउंट्स कल से अपन स्टार्ट करें, बराबर है। तो अभी आप ब्रेक ले लीजिए 9:30 तक। ऑनलाइन वाले भी ब्रेक ले लें, बट 9:30 वी विल स्टार्ट अगेन।